हेलो और स्वागत है आपका अपने चैनल वन शॉट इंजीनियर में, जिसमें आज आपके सामने डिज़ाइन थिंकिंग की यूनिट 4 लेके आया है। यूनिट 4 इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है यार, ये बहुत इजी यूनिट है और बहुत छोटी सी यूनिट है। यूनिट 4 और 5 बहुत इजी थी और जल्दी जल्दी हम इसको करके ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो एक ही ड्यू का सब्जेक्ट KOE 077 है, इसको देख लेना। और हम शुरुआत करते हैं क्रिटिकल थिंकिंग से। तो यार देखो, क्रिटिकल थिंकिंग क्या होता है। जब हम थिंकिंग करते हैं ना, किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, तो उसके काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं। तो उस मेथड्स में एक मेथड क्रिटिकल थिंकिंग आता है। तो एक्चुअली ना ये एक मोड ऑफ थिंकिंग है, मोड ऑफ थिंकिंग अबाउट एनी सब्जेक्ट, कंटेंट और प्रॉब्लम। हम यहाँ पे प्रॉब्लम या फिर कंटेंट और किसी भी तरह का सब्जेक्ट के बारे में हम थिंक करते हैं। वेयर द थिंकर इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ थिंकिंग बाय क्रिएटिंग स्ट्रक्चर्स एंड स्टैंडर्ड्स। अब देखो यार, क्रिटिकल थिंकिंग जो होती है ना, इसमें ये सेल्फ इम्प्रूविंग और सेल्फ कॉन्शियस टाइप की थिंकिंग होती है, जिसमें सारा जितना ज़्यादा कंट्रोल होता है वो सब थिंकर के पास होता है। वो जो भी सोचे वो अपनी थिंकिंग का स्टैंडर्ड अलग कर सकता है, इम्प्रूव कर सकता है, अपनी थिंकिंग की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकता है और अपनी थिंकिंग के लिए स्ट्रक्चर्स का यूज़ कर सकता है। तो बेसिकली क्रिटिकल थिंकिंग इस चीज़ पे बेस्ड है, इस लाइन पे बेस्ड है कि एवरी बिलीफ इज़ फॉर्मुलेटेड विद अ रीज़न। अगर हम किसी भी चीज़ में बिलीव करते हैं तो उसका एक ना एक रीज़न होता है। तो और वो रीज़न ही उस बिलीफ को एक स्ट्रक्चर बनाता है, उस बिलीफ को असलियत देता है, ठीक है। तो हम इस वाले पॉइंट पे आते हैं, द एनालिसिस ऑफ अवेलेबल फैक्ट्स, एविडेंस एंड ऑब्जर्वेशंस टू फॉर्म अ जजमेंट। तो हम क्रिटिकल थिंकिंग का यूज़ करते हैं अवेलेबल फैक्ट्स, जितने भी फैक्ट्स हमको किसी भी टॉपिक में मिल रहे हैं, एविडेंस और हाँ। तो थर्ड पॉइंट कहता है कि द एनालिसिस ऑफ अवेलेबल फैक्ट्स, एविडेंस एंड ऑब्जर्वेशंस टू फॉर्म अ जजमेंट। इसका मतलब ये है ना कि हम लोग क्रिटिकल थिंकिंग का यूज़ करते हैं, जितने भी हमारे पास प्रॉब्लम पे जितने फैक्ट्स अवेलेबल हैं, जितना एविडेंस अवेलेबल है और जितनी ऑब्जर्वेशन हम कर सकते हैं एट द मोमेंट, तो उससे हम जब जजमेंट को हम डिराइव करें, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। तो अब हम आते हैं क्रिटिकल थिंकिंग के फंक्शंस पे। पहला फंक्शन ये कहता है कि क्रिटिकल थिंकिंग रिकग्नाइजेज प्रॉब्लम्स टू फाइंड वर्केबल सॉल्यूशंस। इसका मतलब ये होता है कि क्रिटिकल थिंकिंग से हमको सॉल्यूशंस, वो सॉल्यूशंस मिलते हैं जो हमारे क्वेश्चन को, प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए, ठीक है। सेकंड वाला है कि गैदर्स रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रॉब्लम। तो इसका मतलब ये है ना कि हम लोग को नॉर्मल जो थिंकिंग हम लोग यूज़ करते हैं, जो हम लोग स्टैंडर्ड वे में थिंक करते हैं, उससे हमें सिर्फ प्रॉब्लम को सिर्फ सॉल्व करने से मतलब होता है। लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग से हम प्रॉब्लम को, रेलिवेंट जितनी इन्फॉर्मेशन है प्रॉब्लम के ऊपर, हम वो सब गैदर भी करते हैं, इकट्ठा करते हैं और उन पर एनालिसिस करते हैं कि अगर आगे कोई प्रॉब्लम आ पाए ना, तो हम उस प्रॉब्लम को रिकग्नाइज कर पाएँ। यहाँ पे रिकग्नाइज करने से मतलब यही था कि हम जितनी प्रॉब्लम्स हमको मिलती जाए, हम उनमें सारी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन को गैदर करें और उस पर सोल्यूशन निकालें। तो अगली अगर हमें जो प्रॉब्लम मिलेगी वो पहले वाली से या फिर किसी भी से वो अगर सिमिलर है, तो फिर हम उसको रिकग्नाइज करेंगे और वही वर्केबल सोल्यूशन पे थोड़ा चेंज करके हम लोग उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो थर्ड पे आते हैं। तो यहाँ पे हमको पता चलता है ना कि प्रायोरिटाइजेशन की इंपॉर्टेंस और ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। प्रेसिडेंस का ऑर्डर आपको पता होगा कि जब हम एक लेवल होता है ना, जैसे कि बॉड मास हो गया, ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, तो वो सब में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक लेवल रखते हैं कि हमको अगर किसी भी इक्वेशन में पहले ब्रैकेट देखेंगे तो हम उसको सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम जितने भी वो ऑफ वाले आते थे, फिर इनटू वाले आते थे, उनको सॉल्व करते थे, फिर डिवीजन सॉल्व करते थे, है ना। तो ये इसको प्रेसिडेंस कहते हैं कि एक ऑर्डर, एक प्रायोरिटी मिल जाती है हमको चीज़ों की, और यही प्रायोरिटी हमको यहाँ पे इम्पोर्टेंस इसकी पता चलती है। और नेक्स्ट फंक्शन है कि थ्योरेटिकल थिंकिंग रिकग्नाइजेज अनस्टेटेड अजम्पशंस एंड वैल्यूज़। तो अनस्टेटेड अजम्पशंस का मतलब कि अगर प्रॉब्लम में कोई ऐसी चीज़ है जो हम अज्यूम करके बैठे हैं, जो बहुत ही कॉमन थी और हमको वो स्टेट करने की ज़रूरत भी नहीं थी, तो लेकिन ये क्रिटिकल थिंकिंग के थ्रू हम उन सारी चीज़ों को भी अज्यूम नहीं करके उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो क्रिटिकल थिंकिंग यूजेस लैंग्वेज विद एक्यूरेसी, क्लैरिटी एंड जजमेंट। अगर हम कोई क्रिटिकल थिंकिंग करके हम कोई स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं या फिर बोलते हैं, तो फिर हमारे उस स्टेटमेंट में एक्यूरेसी होनी चाहिए, वो स्टेटमेंट एकदम क्लियर और जजमेंटल होना चाहिए कि स्टेटमेंट से डिसीजन हमको पता चल पाए उस प्रॉब्लम पे। तो क्रिटिकल थिंकिंग नेक्स्ट वाला है, क्रिटिकल थिंकिंग इंटरप्रेट्स डेटा टू एवेलुएट आर्ग्यूमेंट्स एंड एविडेंस। तो एवेलुएशन ऑफ आर्ग्यूमेंट्स एंड एविडेंस का मतलब कि जो भी एविडेंस हमको मिलता है ना, हम उसको अच्छे से एवेलुएट करें और फिर हम उस पर जितने आर्ग्यूमेंट्स हैं हम उनको क्रिएट करें और इस डेटा को हम अच्छे से इंटरप्रेट करके एवेलुएट कर पाएँ हमारे जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन। तो हमारे प्रॉब्लम के सोल्यूशन को एवेलुएट करने में, आर्ग्यूमेंट्स और एविडेंस को प्रोसेस करने में और डेटा को इंटरप्रेट करने में क्रिटिकल थिंकिंग का बड़ा फंक्शन काम प्ले होता है, ठीक है। और आखिर में ये है कि क्रिटिकल थिंकिंग रेंडर्स एक्यूरेट जजमेंट्स, एक्यूरेट का मतलब सटीक, अबाउट स्पेसिफिक थिंग्स एंड क्वालिटीज़ इन एवरीडे लाइफ।
तो हम इसको चाहे तो हम एवरीडे लाइफ की प्रॉब्लम में यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम किसी इसको हाई स्टेक्स प्रॉब्लम में यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि किसी कंपनी का या फिर ऑर्गेनाइजेशन का फ़ायदा हो सके। तो ये इसके पांचों फंक्शंस थे, पांचों नहीं जितने भी ये सब फंक्शंस थे। और हम फिर आते हैं फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। तो अगर दिक्कत उसमें अभी भी हो तो फिर इसको अच्छे से समझ लेते हैं। थिंकिंग के ना 3 कॉन्सेप्ट होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। ये तीनों कॉन्सेप्ट्स हैं क्रिटिकल थिंकिंग के, और ये इनके बारे में थोड़ा थोड़ा मैंने लिखा है कि जब आप ये डायग्राम बनाओ तो फिर इन चीज़ों को ध्यान में रखो। तो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग में पहला कॉन्सेप्ट आता है द एलिमेंट ऑफ रीज़न। एलिमेंट ऑफ रीज़न का मतलब कि हम अपनी थिंकिंग प्रोसेस या फिर किसी का भी जो थिंकिंग प्रोसेस हमको पता चलता है तो हम उसको अलग अलग करके उसमें फ्लॉज ढूंढें। इसको मैं अच्छे से समझाता हूँ। ये देखिए, फर्स्ट कॉन्सेप्ट द एलिमेंट्स ऑफ रीजन, एनालाइज थिंकिंग बाय ब्रेकिंग इट इनटू पार्ट्स या फिर स्टेप्स। तो अगर हमको पार्ट्स स्टेप्स में पता चल जाएगी थिंकिंग की प्रोसेस को, तो हम एक एक चीज़ उसमें एनालाइज कर पाएंगे कि इस पार्ट से दूसरे पार्ट तक ये कैसे पहुंचा। तो उससे हमको पता चलता है ना, स्टेप्स मिल जाते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। तो अगर हमारे स्टेप में कहीं कोई फ्लॉ है, मतलब कोई गलती है, तो वो सबको एनालाइज करके निकालने में भी ये कंसेप्ट का काम आता है। और इससे हमको पता चलता है, अगर देखो यार, अगर हम किसी चीज़ का एक स्टैंडर्ड लॉजिक निकाल लेना तो फिर उस लॉजिक से हम जितनी भी प्रॉब्लम उससे बन सकती हैं, हम वो सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो यही कोशिश रहती है यहाँ पे कि फर्स्ट कॉन्सेप्ट प्रोवाइड्स अ जनरल लॉजिक टू ऑल थिंकिंग। जितने भी सॉल्यूशन बन सकते थे, जितनी भी थिंकिंग कर सकते हैं एक टॉपिक पे, तो उन सब का सॉल्यूशन हमको मिल जाता है अगर हम एक एक एलिमेंट और एक एक पार्ट में तोड़ के यूज़ करें अपनी थिंकिंग को। तो थर्ड पॉइंट, इफ़ वी अंडरस्टैंड पार्ट्स ऑफ थिंकिंग वी कैन आस्क क्वेश्चंस ऑन थिंग्स इम्प्लाइड बाय दोज पार्ट्स। थिंग्स इम्प्लाइड बाय दोज पार्ट्स का मतलब कि अगर कोई स्टेप्स हमें मिल जाए तो फिर हम अपने एक्शंस का पर्पस निकाल सकते हैं। हम उन एक्शंस पे जितने क्वेश्चनिंग हम कर सकते हैं, जैसे कि हमको इन्फॉर्मेशन करनी हो, या फिर जो कंक्लूजन उस एक्शन से निकला हो, या फिर जो असम्पशंस हमने थिंक करते वक्त यूज़ किए हो, वो सारी चीज़ हमको उसको पार्ट्स में डिवाइड करने से आसानी से पता चल जाती है। तो ये आपका फर्स्ट कॉन्सेप्ट है, जो एलिमेंट्स ऑफ रीजन। ठीक है, तो हमारे जो बेसिकली इसका नाम देख रहे हो ना, एक थिंकिंग है, उसको अलग अलग एलिमेंट्स में हम पार्ट्स, स्टेप्स या एलिमेंट्स जो भी कह लो उसमें ब्रेक करते हैं। तो उसके लिए हमको फ्लॉज पता चल जाते हैं, हमें जनरल लॉजिक पता चल जाता है, और हम स्टैंडर्ड क्वेश्चन और अच्छे क्वेश्चंस हम उस पर आस्क कर सकते हैं। ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट था। अब हम आते हैं सेकंड कॉन्सेप्ट पे, जो हमको बताता है कि यूनिवर्सल इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड्स। देखो यहाँ पे तुम वर्ड देख रहे हो, स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स का मतलब क्या होता है ना, अगर हमको किसी चीज़ को कंपेयर करना होता है कि वो स्टैंडर्ड चीज़ों से कैसी चल रही है, तो हम जो जिस चीज़ से हम उसको कंपेयर करते हैं हम उसको स्टैंडर्ड मान के करते हैं। मतलब अगर आपने कोई घर पे बैठी कोई आपने कार बनाई हो और आपको देखना हो कि वो ढंग की कार है कि नहीं, तो आप बाहर जाओगे, कोई भी स्टैंडर्ड कार खड़ी होगी तो उससे आप कंपेयर करोगे। स्टैंडर्ड कार में जो भी हो सकता है, जो भी आपका बेंचमार्क, जो भी आपको मिले, जिसके बेसिस पे आप कंपेयरिंग करो, उसको हम स्टैंडर्ड कहते हैं। ठीक है, तो द एबिलिटी टू असेस या फिर बेंचमार्क थिंकिंग। तो अगर हम अपनी थिंकिंग किसी बेंचमार्क के ऊपर ही अपनी थिंकिंग को असेस करें, कंपेयर करें, एवेलुएट करें, इसमें आता है यूनिवर्सल इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड्स। इंटेलेक्चुअल का मतलब पर्सनल, सबके अपने अपने स्टैंडर्ड्स होते हैं जिस पे वो कंपेयर करते हैं और थिंक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने यही लिखा है। तो क्रिटिकल थिंकर्स चेक देयर ओन रीजनिंग। तो उस मैंने कहा ना, सबके अपने अपने स्टैंडर्ड्स होते हैं, तो क्रिटिकल थिंकर्स अपने स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ही चेक करते हैं कि उनकी रीजनिंग में क्लैरिटी है, उनकी रीजनिंग में एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रेलेवेंस, ये सब है कि नहीं। अब यार देखो, एक्यूरेसी और प्रिसीजन ये दो मैंने वर्ड्स एक ही साथ यूज़ करें तो काफ़ी लोगों को यहाँ पे दिक्कत हो सकती है समझने में। इन दोनों का मतलब सेम नहीं होता एक्चुअली। तो हम इस वाले पार्ट को समझो कि यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई तो मैंने इसको फिक्स किया है। तो इस वाले पार्ट को आप ध्यान से समझना, ठीक है। तो एक्यूरेसी और प्रिसीजन का मतलब ये है कि एक बोर्ड है मानो, और इस बोर्ड पे मैंने तुमको एक बीच में टारगेट दिया है कि इसको हिट करना है तुमको। तो अगर आपने इसको डायरेक्टली हिट कर दिया तो इसको कहेंगे कि ये बंदा एक्यूरेट था। लेकिन अगर एक दूसरा बोर्ड है और मैं तुमको कहूँ कि उसमें टारगेट मानो, तुमने जहाँ भी हिट किया, लेकिन तुम्हारे पास जितने शॉट्स थे ना, वो सारे शॉट्स एक ही एरिया में ही गए हैं। अगर यहाँ गए तो यहाँ गए, अगर इस तरफ गए लेकिन तब भी क्लोज ही गए सारे शॉट्स, तो इसको कहेंगे तुम प्रिसाइज हो। तुम एक्यूरेट नहीं हो क्योंकि तुमने टारगेट हिट नहीं किया, लेकिन तुम प्रिसाइज हो क्योंकि तुमने जितने भी ट्राइज और जितने भी शॉट्स मारे ना, वो सब क्लोज थे, एक दूसरे के क्लोज थे। तो ये प्रिसीजन होता है और ये एक्यूरेसी होती है। ठीक है, क्रिटिकल थिंकर जो होते हैं वो अपनी एक्यूरेसी और अपने प्रिसीजन को ऐसे ही बेसिस पे एवेलुएट करते रहते हैं। इसी का मतलब ये है कि सब लोग अपने यूनिवर्सल इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड्स को बना के चलते हैं। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आपको ये वाला पार्ट समझ में आ गया होगा, लेकिन इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने बस बता दिया कि आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाए। फिर हम आते हैं थर्ड कंसेप्ट पे। तो देखो यार,
मैंने पहला और दूसरा कंसेप्ट बता दिए। पहला था एलिमेंट ऑफ रीजन, दूसरा था द यूनिवर्सल इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड्स, इसका मतलब एवेल्युएशन बाय फोकसिंग ऑन स्टैंडर्ड्स। और तीसरा था द इंटेलेक्चुअल ट्रेड्स या फिर वर्च्यूज, इसका मतलब ये होता है इंप्रूविंग बाय यूजिंग व्हाट यू लर्नड। व्हाट यू लर्न का मतलब जितना कुछ आपने सीखा है ना अभी तक, उसका यूज़ करके खुद को कैसे इंप्रूव करते हैं। तो थर्ड कॉन्सेप्ट यही है कि यूज्ड टू इम्प्रूव थिंकिंग। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्रिएटिवली रिकंस्ट्रक्ट करते हैं अपने ओन थॉट प्रोसेस को, उसको बेटर बनाने के लिए, क्योंकि बेटरमेंट तो सभी को चाहिए। तो क्रिएटिवली रिकंस्ट्रक्ट करना अपना थॉट को, कि आपका थॉट प्रोसेस बेटर बने और आप चीज़ों को बेटर तरीके से क्या कर सको, एनालाइज कर सको। Critical thinkers work to develop senses like fair-mindedness, confidence in reason, humility, sense of justice, empathy and integrity। ये सारे कुछ ट्रेड्स हैं जो क्रिटिकल थिंकर्स खुद पे डेवलप करना चाहते हैं, क्योंकि फेयर माइंडेडनेस करेंगे ना तो फिर वो जब चीज़ों को साथ में कंपेयर करेंगे तो उनका कोई बायस नहीं रहेगा। बायस मतलब वो एक चीज़ को ज़्यादा झुकाव नहीं देंगे अपने किसी पर्सनल रीज़न की वजह से, या फिर कॉन्फिडेंस में रहना चाहिए, क्योंकि जब वो अपनी थिंकिंग को रिप्रेजेंट करें तो कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है और क्योंकि उनको अपने कॉन्फिडेंस से ही रीज़न को एक्सप्लेन करने की मदद मिलेगी, ठीक है। ह्यूमिलिटी चाहिए होती है। ह्यूमिलिटी क्यों? क्योंकि अगर आपकी थिंकिंग थी और आपने अपनी थिंकिंग के हिसाब से देखा कि हाँ, तो ह्यूमिलिटी चाहिए होती है कि आप दूसरों की थिंकिंग और दूसरों के थॉट प्रोसेस को भी आप अप्रिशिएट कर पाओ। सेंस ऑफ जस्टिस चाहिए होता है, एम्पैथी और इंटेग्रिटी। तो ये सब, ये थर्ड कंसेप्ट है, ठीक है। इसके साथ आपके फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग खत्म होता है और हम लोग यहाँ पर आते हैं टाइप्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग में। इसमें मैंने पहले पिछली यूनिट जो थी मैंने उसमें लिखा था लैटरल, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, लेकिन यहाँ पे मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को वहाँ पे लिखना होगा इसी तरीके में, ठीक है। ये डायग्राम्स मैंने बनाए, इनको चाहो तो आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये समझने के लिए बनाया मैंने खुद से। तो टाइप्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग में हम आते हैं, पहले तो कन्वर्जेंट कर लेते हैं, फिर डाइवर्जेंट करेंगे, फिर लैटरल करेंगे, ठीक है। ये है जो है ना, ये कन्वर्जेंट कन्वर्जेंट थिंकिंग कहते हैं इसको। तो फोकसेस ऑन कमिंग अप विद वन सिंगल आंसर। कन्वर्जेंट थिंकिंग का मतलब हम किसी भी प्रोसेस या फिर किसी भी प्रॉब्लम में जितने आइडियाज़ हम गैदर कर पाए हैं अभी तक, जितने फैक्ट्स हैं हमारे पास, जितनी थ्योरीज हैं और जितने व्यूज़ हैं, जितने भी लोगों के व्यूज़ आ रहे हैं, उन सबको एक साथ मिलाएं और एक वेल इस्टेब्लिश्ड आंसर बना दें। वेल इस्टेब्लिश्ड आंसर का मतलब एक आंसर जो इन सारी चीज़ों को कंबाइन करता हो, ठीक है। तो हम फोकस करते हैं कि एक सिंगल आंसर ही है और हम इसको डाइवर्जेंट थिंकिंग के बाद ही यूज़ करते हैं। डाइवर्जेंट थिंकिंग के बाद ही यूज़ करते हैं ये मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन ये डाइवर्जेंट थिंकिंग के कंजंक्शन में यूज़ होता है, दोनों साथ में यूज़ किए जाते हैं और ये डाइवर्जेंट थिंकिंग है। देखो यार, ये डायग्राम बहुत इजीली मैंने डाल दिया है कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए कि क्या कहना चाहता हूँ मैं, ठीक है। तो ये एक आइडिया था। हम शुरुआत करते हैं एक क्रिएटिव आइडिया से, ठीक है। ये बहुत सारी क्रिएटिव आइडियाज़ बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो हम शुरुआत करते हैं एक क्रिएटिव आइडिया से और उससे हम लोग स्पॉन्टेनियस फ्री फ्लोइंग नॉन लीनियर प्रोसेस है जिसमें हम रिलेशन निकालते रहते हैं, ठीक है। एक आइडिया से हमने तीन चीज़ें निकाली, एक तो हमारे पास सॉल्यूशन आ गया और फिर दो हमारे पास रिलेशन आ गए। रिलेशन क्यों? रिलेशन से हम और भी रिलेशन निकाल सकते हैं। तो पहले आइडिया से हमने एक सॉल्यूशन निकाला, दो रिलेशन आ गए। इस रिलेशन से हम आगे गए, इस रिलेशन से आगे गए। हम लोग ने सॉल्यूशन से आगे क्यों नहीं गए? क्योंकि सॉल्यूशन तो वहीं पे प्रॉब्लम खत्म कर देता है ना, इसलिए हम लोग सिर्फ रिलेशन पे आगे बढ़ते हैं। तो इस रिलेशन से हमको एक और मिला और एक और सॉल्यूशन मिल गया, और हम इस रिलेशन पे जब आ गए तो हमें एक रिलेशन, एक आइडिया और एक रिलेशन मिला। हम इसको देखो, इसमें हमको दोनों सॉल्यूशन मिल गए, तो ये यहीं पे खत्म हो गया। तो मैंने यहाँ पे कहा ना कि रिलेशन जब तक हमको मिलता रहेगा तब तक हम आगे बढ़ते रहेंगे, और अगर हमको एक नया आइडिया मिल गया तो उससे हम फिर से इस साइकिल को कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे किया है वैसे ही हम यहाँ पे भी इस साइकिल को कंटिन्यू कर सकते हैं। इसीलिए इसको डाइवर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। डाइवर्जेंट क्यों? क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों को कंबाइन नहीं करता है, ये एक के बाद एक चीज़ों को क्रिएटिवली निकालता जाता है। नई नई चीज़ें इससे आप कम अप कर सकते हो नई नई चीज़ों के साथ, ठीक है। तो ये स्पॉन्टेनियस था, ये फ्री फ्लोइंग होता है, ये नॉन लीनियर होता है और यूज इन अ टाइम स्पैन टू जनरेट आइडियाज एज सुन एज पॉसिबल। अब देखो यार, तुम लोग देख ही पा रहे हो कि एक आइडिया से तीन चीज़ें निकली और ये जाके और सॉल्यूशंस दे रहा है और ये आगे चलते ही जा रहा है। तो हमको एक ना एक लिमिट तो कहीं ना कहीं देनी होगी ना, क्योंकि डाइवर्जेंट थिंकिंग अनलिमिटेड प्रोसेस है। इसको अगर आप लिमिट नहीं दोगे तो फिर आइडियाज़ और रिलेशंस और सॉल्यूशंस निकलते ही जाएंगे, ठीक है। इसीलिए हम इसको एक टाइम लिमिट दे देते हैं कि डाइवर्जेंट थिंकिंग करने के लिए, कि जितने भी आइडियाज़ हमको तब तक मिल पाए हैं हम लोग फिर उन आइडियाज़ पे ना कन्वर्जेंट थिंकिंग का अप्लाई करते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि ये पहले क्यों नहीं यूज़ करते हैं। पहले डाइवर्जेंट थिंकिंग इसलिए यूज़ करते हैं कि हमको आइडिया और सॉल्यूशंस, हमें इसके साथ साथ व्यूज़ भी मिल सकते हैं, है ना, नई नई थ्योरीज भी मिल सकती हैं, नए नए फैक्ट्स भी निकल आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें पहले हम निकाल लेते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग के थ्रू, और फिर इन सबको कंबाइन करके एक सिंगल आंसर बनाते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग के थ्रू, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, ये सिर्फ एक सिंगल आंसर के लिए होता है कन्वर्जेंट थिंकिंग। और ये डाइवर्जेंट थिंकिंग, ये अनलिमिटेड आंसर जितने आप बना सको किसी भी टाइम स्पैन के अंदर अंदर, इसे डाइवर्जेंट थिंकिंग कहते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। पहले डाइवर्जेंट यूज़ करते हैं, उसके बाद एक बनाने के लिए कन्वर्जेंट यूज़ करते हैं। अगर आपने पिछली वाली यूनिट की वीडियो देखी होगी ना,
तो उसमें मैंने डबल डायमंड अप्रोच को एक्सप्लेन किया था। डबल डायमंड अप्रोच जो होती है ना वो इसी पे काम करती है। हम लोग एफर्ट निकालते हैं, हम लोग देखते हैं कि डाइवर्जेंट थिंकिंग से वो बढ़ रहा है, और जब वो हमको एक लिमिट आ जाती है ना, फिर हम उस पर कन्वर्जेंट थिंकिंग लगानी शुरू करते हैं। इधर फिर हमको प्रॉब्लम डेफिनेशन मिल जाती है, फिर हम डाइवर्जेंट थिंकिंग लगाते हैं कि उससे कितना आइडियाज़ निकल पा रहे हैं, और जब आइडियाज़ हमको मिल जाए, फिर एक पॉइंट रीच हो जाए, फिर हम लोग कन्वर्जेंट थिंकिंग का यूज़ करते हैं कि हमको एक सॉल्यूशन मिल पाए। तो यहाँ सॉल्यूशन होता है, यहाँ प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो ये डबल डायमंड अप्रोच है। इसका मैंने आपको फिर से एक्सप्लेन कर दिया कि भूल मत जाना यार, ये बहुत ईजी चीज़ थी और मैंने इन दोनों से एक्सप्लेन कर दिया, तो अभी आपको और भी ईजी लग रहा होगा। ठीक है, तो ये है टाइप्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। अभी हम थर्ड टाइप आते हैं। ठीक है, लैटरल थिंकिंग होता है ये। लैटरल थिंकिंग ना ये एक इनडायरेक्ट अप्रोच होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग की, जिसमें हम स्टेटमेंट्स और आइडियाज़ के बीच में मूव करते रहते हैं। कि हो सकता है हमको एक सॉल्यूशन मिल जाए, और हो सकता है हम बहुत सारी चीज़ों से एक को एक बना भी लें, लेकिन हम लोग मूवमेंट फ्रॉम स्टेटमेंट्स एंड आइडियाज़ करते रहते हैं। तो अ पर्सन यूजेस लैटरल थिंकिंग टू मूव फ्रॉम वन नॉन आइडिया टू क्रिएटिंग आइडियाज़। तो ये आइडियाज से आइडिया ही क्रिएट करता है। ठीक है, ये लैटरल थिंकिंग का था। तो आपने लैटरल थिंकिंग देखी है, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट मैं आपको बता ही चुका हूँ। यही तीन टाइप्स होते हैं क्रिटिकल थिंकिंग के। अब हम आते हैं बैरियर्स इन क्रिटिकल थिंकिंग। अब देखो यार, बैरियर क्यों होते हैं? क्योंकि अगर हम लोग कुछ क्या कह सकते हैं, अगर हम अपने आप में कुछ ना कुछ चीज़ें मान के चलेंगे, अज्यूम करके चलेंगे, या फिर कोई ट्रेट है हमारे अंदर जो नहीं होना चाहिए, तो फिर वो क्रिटिकल थिंकिंग की प्रोसेस को ना वो हिंडर करता है। कैसे हिंडर करता है ये देखो। पहले तो ये आ जाओ, मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। ये ग्रुप थिंक। ग्रुप थिंक का मतलब क्या होता है ना? ग्रुप थिंक का मतलब होता है आप एक ग्रुप में बैठे हो और जो सब लोग सोच रहे हैं वही आप भी सोच रहे हो। मतलब अगर एक क्वेश्चन है और उसकी अप्रोच एक बंदे ने दे दी, कभी देखा है कि जब क्लास में कोई टीचर क्वेश्चन पूछता है तो टॉपर सबसे पहले आंसर देता है और बाकी सब उसके साथ हाँ हाँ करने लगते हैं। अगर मानो मैं कोई क्रिएटिव क्वेश्चन पूछूं और टॉपर जो बंदा है उसने अपनी तरफ से एक आंसर दे दिया, उसने क्रिटिकल थिंकिंग करी और उसके पास एक आंसर आ गया, और उसके बाद पूरे क्लास ने वही आंसर पे हाँ सही है सर ये कर दिया, तो इसका मतलब क्या है ना, बाकी की क्लास ग्रुप थिंक कर रही है। सब लोग अपने अपने आइडियाज़ अलग अलग नहीं निकाल रहे हैं, वो एक ही आइडिया को बार बार फॉरवर्ड करते जा रहे हैं। इसे कहते हैं ग्रुप थिंक। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। ये फिर इंटॉलरेंस। अगर आप किसी प्रोसेस को आप टॉलरेट नहीं कर पा रहे हो ना, तो फिर आप नए नए आइडियाज़ कैसे लेकर आओगे? एरोगेंस। एरोगेंस का मतलब अगर मुझे को सब कुछ आता है तो फिर मैं किसी और के थिंकिंग को, किसी और के प्रोसेस को देखूंगा भी नहीं, और देखूंगा भी नहीं तो फिर ना इंस्पिरेशन मिलेगी और ना मैं अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को पूरा कर पाऊंगा। ड्रोन मेंटालिटी। ड्रोन मेंटालिटी वही होती है जो सब लोग कर रहे हैं ना वही आप भी करो, कि वही सीन है। लेकिन यहाँ पे ना टॉपर कुछ तो नया ला रहा था ना, यहाँ तो कोई बंदा कुछ नहीं नया लाता। यहाँ जो टीचर कहते हैं सारे के सारे बच्चे वही अप्लाई कर देते हैं, तो जो सुनते हैं वही अप्लाई करते हैं। ठीक है, इसमें कोई क्रिएटिविटी तो कहीं नहीं है। और ईगो सेंट्रिक थिंकिंग, अगर हम सिर्फ अपना ही सॉल्यूशन सोच रहे हैं और हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के अलावा जैसे बाकी ऑर्गेनाइजेशन हैं, यूज़र है या फिर नेचर है, अगर हम इन सारे एस्पेक्ट्स को अपने थिंकिंग में नहीं ले रहे हैं ना, तो फिर इसको ईगो सेंट्रिक थिंकिंग कहते हैं। और बाइस्ड एक्सपीरियंस, अगर हमको एक ही बंदे से ज़्यादा लगाव है तो फिर हम उसी बंदे के सॉल्यूशंस को देखेंगे, जो बाकी का ग्रुप हमको बता रहा है उन सॉल्यूशंस पे ध्यान भी नहीं देंगे। तो ये भी नहीं होना चाहिए। तो आपने देखा ना, ये सारे बैरियर्स हैं, ये सब क्रिटिकल थिंकिंग को अवॉइड करते हैं। ठीक है, तो ये सब हमको एलिमिनेट करने होते हैं। तो ये था आपके बैरियर्स एंड क्रिटिकल थिंकिंग। अब हम आते हैं एक डिफरेंस पर। तो डिफरेंस है ना, ये ऑर्डिनरी थिंकिंग वर्सेस क्रिटिकल थिंकिंग है। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है, इसको एक बार बस देख लो। ऑर्डिनरी थिंकिंग क्या होती है कि वो एग्जामिन और प्रोसेस करती है सिचुएशन को। ठीक है, हम सिर्फ सिचुएशन देखते हैं और उस पर जितना हम एग्जामिनिंग कर सकते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, उसी समय कर लेते हैं, वो हमारी ऑर्डिनरी थिंकिंग हो जाती है। लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग में क्या डिफरेंस है ना, कि इन्वेस्टिगेट करती हैं जितने भी पॉसिबिलिटीज़ निकल सकती हैं। पॉसिबिलिटीज़ मतलब पॉसिबल एस्पेक्ट्स सिचुएशन के, वो सारे चीज़ों को ये इन्वेस्टिगेट करते हैं, उन सब पे प्रोसेसिंग करता है। सोचते हैं हम लोग वो सारी चीज़ें एवेलुएट करते हैं, और फिर किसी एक सिचुएशन पे या फिर एक पॉसिबल एस्पेक्ट पे हम जाते हैं और कहते हैं हाँ चलो ठीक है यार ये ही होना होगा। फिर इसमें हम लोग ज़्यादा कुछ करते नहीं, इसलिए हमको ज़्यादा रिसर्च नहीं चाहिए होती है, इसमें हमको डीप रिसर्च चाहिए होती है। ये हम ऑलमोस्ट हर समय करते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग सिर्फ ओकेजनली होती है, क्योंकि इसके अलग अलग स्टेप्स होते हैं ना, और स्टेप्स वाली थिंकिंग कोई नहीं करना पसंद करता भाई। सब लोग डिफ़ॉल्ट में ऑर्डिनरी थिंकिंग ही करते हैं। तो ये बस सिंपल यही है कि इसको फैक्ट की ज़रूरत इतनी पड़ती नहीं है। लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग स्ट्रांगली बेस्ड है किस पे, फैक्ट्स पे और एविडेंस पे, चाहे वो किसी भी चीज़ पे हो। यूजुअली समथिंग भी किसी भी चीज़ पे हो तो वो फैक्ट्स और एविडेंस के बेसिस पे ही हम लोग क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं। ठीक है, ये एक्टिव और पैसिव प्रोसेस भी हो सकता है। मतलब अगर आप बैठ के भी सोच रहे हो तो, या फिर आप सोते सोते सोच रहे हो, या फिर किसी और चीज़ में लगे हो, किसी और काम में बिजी हो, तो इसको पैसिव ऑर्डिनरी थिंकिंग भी कहते हैं। जैसे कि अगर मैं इसको लिख रहा हूँ और मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा हो, तो फिर उसको पैसिव कहेंगे, क्योंकि पैसिव प्रोसेस है। लेकिन अगर मैं खाली बैठ के सिर्फ सोचता ही रहूँ, तो ये क्रिटिकल थिंकिंग में ये एक्टिव प्रोसेस रहता है। और क्रिटिकल थिंकिंग ना ये ऑलवेज एक्टिव प्रोसेस रहता है, इसमें कभी पैसिव एलिमेंट का यूज़ होता ही नहीं है। ठीक है, तो ये आपके बेसिक डिफरेंसेस थे ऑर्डिनरी थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग के बीच में।
अब हम आते हैं क्रिटिकल थिंकिंग, सीटी क्रिटिकल थिंकिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स पे। तो यार देखो, मैंने इन दोनों चीज़ों को मैप कर दिया है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और यहाँ पे स्किल्स हैं, ठीक है। तो अगर आपको एक चीज़ याद हो जाए तो दूसरी चीज़ आप अपने आप ही निकाल पाओगे। यहाँ पे जो बुक थी, जो क्वांटम वगैरह थी, उनमें क्रिटिकल थिंकिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग लिखे थे, स्किल्स अलग लिखी थी। लेकिन देखो, अगर आप क्रिटिकल थिंकिंग का यूज़ करो ना, तो आप इन दोनों को एक्चुअली साथ ही में लिख सकते हो। मैंने देखो कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखा है कि ऑब्जर्वेशन, और अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आप डिसीजन मेकिंग भी कर पाओगे, ये इसकी स्किल में आ गया, ठीक है। तो ऐसे आप रिलेशन ड्रॉ करना, ठीक है। एग्जाम में भी रिलेशन ड्रॉ करके लिख लेना कि आपको इतना ज़्यादा दिक्कत ना हो इन दोनों को याद करने में। क्यूरियोसिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर आपको क्यूरियोसिटी है तो आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल तो होगी होगी, है ना। अगर ऑब्जेक्टिविटी, अगर आप चीज़ों पे ऑब्जेक्टिविटी करते हो, तो फिर अगर आपका ये कैरेक्टरिस्टिक्स है तो फिर आप इंटरप्रेट भी कर पाते हो चीज़ों को, और बहुत अच्छे से इंटरप्रेट कर पाते होगे। अगर आप एनालिटिकल थिंकिंग करते हो तो फिर एनालिसिस तो करते ही हो कि आपकी स्किल्स में होगी, है ना। एनालिसिस आपकी स्किल्स में होगी। अगर आप इन्फ्रेंस ड्रॉ करते हो तो इन्फ्रेंस आपकी स्किल्स में भी होगी। अगर आप ओपन माइंडेड रहते हो हर समय, तो ओपन माइंडेड भी स्किल्स में रहेगी। और अगर आप अपने आप को चेंज करने की विलिंगनेस रख सकते हो ना, तो फिर सेल्फ इंप्रूवमेंट आपका एक स्किल बन जाती है। तो आप देखो ये कितने ज़्यादा रिलेशन में है ना। इसको अगर हम अलग अलग पढ़ें तो फिर हमको ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, लेकिन मैंने इन दोनों को एक साथ लिख दिया है कि आप दोनों को रिलेट करके एक साथ याद कर पाओगे, तो फिर आखिर आखिर में आराम से लिख पाओगे, है ना, एग्जाम में। तो फिर मैंने ऐसे ही लिख दिया, ओपन माइंडेडनेस दोनों में, इन्फ्लुएंस दोनों में, एनालिसिस दोनों में, ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी कर पाओगे तो इंटरप्रेशन, और क्यूरियोसिटी कर पाओगे तो फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग आपकी स्किल हो जाएगी। ऑब्जर्व कर पाओगे तो डिसीजन भी बना पाओगे, कि आपकी स्किल हो जाएगी। और अगर आप विलिंगनेस टू चेंज आपके अंदर है तो फिर सेल्फ इंप्रूवमेंट आपकी स्किल हो जाएगी। तो ये बहुत सिंपल वे में लिख दिया है मैंने, और आपके कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो गए और स्किल्स भी हो गई एक ही साथ, है ना। अब हम आते हैं आर्ग्यूमेंट में। अब देखो यार, आर्ग्यूमेंट इसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं, इसकी कंस्ट्रक्ट करने के अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि ये एक बड़ा टॉपिक है। आर्ग्यूमेंट एक्चुअली क्या होता है, ये देखो यार, ये बहुत सारे सिंपल टॉपिक्स हैं एक्चुअली। तुम लोग को सब बताने की ज़रूरत नहीं है, तुम लोग को सभी कुछ खुद ही से लिख पाओगे वहाँ पे। तो आर्ग्यूमेंट होता है एनी स्टेटमेंट या फिर एनी क्लेम सपोर्टेड बाय रीजंस। तो अगर मुझे किसी स्टेटमेंट को करना होगा और मैं उसके पीछे एक कोई रीज़न दे दूँ, तो फिर वो अपने आप एक आर्गुमेंट बन जाता है। मैंने एक अच्छा सा फॉर्मूला लिख रखा है आपके लिए, डायग्राम लिख रखा है कि आप देख पाओ कि आर्गुमेंट एक्चुअली क्या होता है। और आप लोग को पता नहीं है, लेकिन आप ये रोज़ करते हो। आप कहीं भी जाते हो तो फिर आप अपने आप ही दिमाग में बहुत जल्दी आर्ग्यूमेंट्स बना भी लेते हो, और उनमें से डिसीजन भी निकाल लेते हो। तो पहले देखो, ये प्रेमिसेस होता है, अजम्पशंस होते हैं, इन दोनों को एवेलुएट करने के बाद हमको कंक्लूजन मिलता है, और इसी प्रोसेस को हम आर्ग्यूमेंट कहते हैं। एक स्टेटमेंट, एक ध्यान देना इसमें, इसको लिखना होगा आपको वहाँ पे, एक स्टेटमेंट जिसमें एक प्रेमिस हो, एक स्टेटमेंट जिसमें अजम्पशन हो, और उसी स्टेटमेंट में कंक्लूजन भी हो, तो वो स्टेटमेंट एक आर्ग्यूमेंट स्टेटमेंट हो जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल में देखो, जैसे ये एग्जाम्पल देख लो, ये बहुत सिंपल एग्जाम्पल है। आप मॉल में कहीं टहल रहे हो और आपके सामने एक मैनिक्विन था जिसमें एक सनग्लास रखा था, ठीक है। उसे सनग्लासेस पहने हुए थे। आप देखते हो कि वो बस वहाँ पे खड़ा है, और फिर उसके सामने से एक बंदा गुजरता है, आप उसको ध्यान से देखते हो, और वो बंदा जैसे ही गुजरता है आपके सामने से, तो वो मैनिक्विन ढक जाता है, क्योंकि वो इंसान आ जाता है उसके बाद, उसके बीच में, आपके और उसके बीच में इंसान आ जाता है। तो फिर आपको सनग्लासेस नहीं दिखते, लेकिन जैसे ही वो बंदा गुजरता है, आप देखते हो कि उसके ऊपर से सनग्लासेस गायब हो चुके हैं। तो आप दिमाग में क्या करते हो, सबसे पहले आप प्रेमिसेस खुद ही बना लेते हो कि जब मैं यहाँ था, अभी मैंने देखा कि मैनिक्विन पे क्या थे, सनग्लासेस थे, और वो बंदा गुजरा और वो सनग्लास गायब हो गए। फिर आप अजम्पशंस ड्रॉ करते हो अपने आप ही, आधे से आधे एक सेकंड के अंदर होते हैं ये सारी चीज़ें। अजम्पशंस क्या है, क्योंकि अगर वो सनग्लासेस गिरते तो मुझे आवाज़ आ जाती कि चलो इसने गिरा दिए, या फिर अगर वो उठाता तो ये भी एक पॉसिबिलिटी थी, तो ये आपने अज्यूम कर ली इन चीज़ों को। इसी वजह से आप फिर कंक्लूजन पे आ जाते हो कि इस बंदे ने ना ये सनग्लास चुराया है वहाँ से, अभी मैं था, अभी वहाँ पे नहीं है, तो अभी इसका मतलब इस बंदे ने चुराया है। आपने बहुत जल्दी एक आर्ग्यूमेंट बना लिया और आप उससे कंक्लूजन पे पहुँच गए। तो इसके बाद ना आपके ऊपर खुद ही का डिसीजन होता है यार, आप जाके इसको रिपोर्ट कर सकते हो या फिर नहीं, वो सब बात की बात है, लेकिन आपने आर्ग्यूमेंट बनाया और उसको कंसॉल्व भी कर लिया। तो बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल था ये, जिससे मैंने तीनों चीज़ें समझा दी आपको, है ना। तो आपने खुद ही खुद को प्रूव कर दिया कि एक सिचुएशन सच हुई है। तो टू प्रूव एनी थिंग हम आर्ग्यूमेंट का यूज़ करते हैं, एंड वी मेक स्टेटमेंट्स बैक्ड बाय क्लेम्स। यहाँ मेरा क्लेम क्या था, अगर वो चश्मा गिर जाता तो फिर मुझे आवाज़ आ जाती, तो मुझको लगता हाँ चलो ठीक है भाई, बंदे ने गिरा दिया, उसने निकाला नहीं है। लेकिन वो नहीं गिरा, आवाज़ नहीं आई, फिर भी वो गायब हो गया, इसका मतलब उसने उठाया। तो इसी वजह से हम प्रूव कर पा रहे हैं उस चीज़ को, क्योंकि हमारे पास कोई बैकअप क्लेम है, और इसी क्लेम को हम एक्यूरेट आर्ग्यूमेंट बनाने में यूज़ करते हैं। तो ये आपको मैंने अच्छे से आर्ग्यूमेंट समझा दिया, इसको वहाँ पे अपने वर्ड्स में अच्छे से लिख के आ जाना, ठीक है। ये बहुत सिंपल चीज़ थी, आप इसको जितना बड़ा करना चाहो आप कर सकते हो। आप, मैंने एग्जाम्पल भी दे दिया है, उस एग्जाम्पल का भी आप यूज़ कर सकते हो, है ना। ऐसे खुद से 3-4 एग्जाम्पल बना लो, उनमें से जो सबसे ज़्यादा पसंद है वो वहाँ पे लिख के आ जाना। अब हम टाइप्स पे आते हैं, इनको अभी और अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। तो 4 टाइप्स होते हैं। पहला होता है डिडक्टिव, दूसरा होता है इंडक्टिव, तीसरा होता है रोजेरियन, और चौथा टोलमैन। तो डिडक्टिव क्या होता है ना, ये टॉप डाउन प्रोसेस होता है, जिसमें प्रेमिसेस, जो हमारे प्रेमिसेस की जो कंडीशंस थी, उससे हम लोग कंक्लूजन पे जाते हैं डायरेक्टली, ठीक है।
तो हम लोग ऊपर से नीचे शुरू करते हैं, प्रेमिसेस फिर सीधा कंक्लूजन, बीच में जितना प्रोसेस होता है वो सब टॉप डाउन के प्रोसेस में हम लोग ले लेते हैं। फिर इंडक्टिव, इंडक्टिव का मतलब होता है ना, इंडक्टिव का मतलब होता है कि बॉटम अप प्रोसेस है ये, इसमें हम कंक्लूजन से लेके प्रेमिसेस तक जाते हैं। तो हम लोग कंक्लूजन से ड्रॉ करते हैं प्रेमिसेस, क्यों करते हैं, हम लोग कंफर्म करते हैं कि ये प्रेमिसेस सच हैं, हम लोग ने सही ऑब्जर्व किया है कि नहीं, ये मान के कि कंक्लूजन सच है, ठीक है, इसे कहते हैं इंडक्टिव। तो हम लोग बॉटम अप करते हैं, यहाँ पे बॉटम अप प्रोसेस है, ठीक है, ये टॉप डाउन प्रोसेस था। ये रोजेरियन प्रोसेस है, ये बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन निकालने की कोशिश करता है बाय रीचिंग कॉमन ग्राउंड्स। आपने जब भी कहीं मोल भाव करने गए हो तो फिर ये तो सुना ही होगा ना, भैया ना तेरा ना मेरा कर लेते हैं, एक कोई चीज़ कर लो जिस पे दोनों लोग अग्री कर पाए, जो हम दोनों के लिए बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन निकल आए, जिससे हम कॉमन ग्राउंड्स पे पहुंच जाए। तो ये होता है रोजेरियन आर्ग्यूमेंट, जिसमें हम लोग सिर्फ अग्रीमेंट करते हैं कि आप अपने स्टेटमेंट से ज़्यादा आगे ना बढ़ो, हम भी नहीं बढ़ेंगे, और हमारे पास ये कॉमन ग्राउंड ये रहेगा कि हम इस चीज़ पर अग्री कर रहे हैं। और चौथा है टूलमेंट, ये एक स्ट्रक्चर्ड आर्ग्यूमेंट होता है जिसके 6 अलग अलग वो होते हैं, पार्ट्स होते हैं। तो ब्रेक्स एन आर्ग्यूमेंट इनटू 6 डिफरेंट पार्ट्स। तो पहला पार्ट क्लेम है, दूसरा पार्ट ग्राउंड है जिस स्टेटमेंट पर आप क्लेम कर रहे हो, तीसरा वारंट है, क्वालिफायर है, रिब्यूटल है और बैकिंग है। इन सबको ऐसे ही लिख के आ जाना, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको याद रखना होगा कि क्लेमिंग होती है, पहला ये क्लेमिंग वाला पार्ट इंपॉर्टेंट होता है, ग्राउंड वाला पार्ट इंपॉर्टेंट होता है, और बैकिंग वाला, क्योंकि ये प्रूफ है, ये आपका स्टेटमेंट है जो आप क्लेम कर रहे हो, ये किस बेसिस पे आप क्लेम कर रहे हो, ये वो ग्राउंड्स हैं। और इस क्लेम को आप ग्राउंड्स पे क्लेम करने के लिए जो बैकिंग आप जो रीजंस यूज़ कर रहे हो ना, जो फैक्ट्स आप यूज़ कर रहे हो, वो फैक्ट्स को हम बैकिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके चारों हो गए टाइप्स। और अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है हम आते हैं स्ट्रक्चरिंग एन आर्ग्यूमेंट। तो स्ट्रक्चरिंग एन आर्ग्यूमेंट ये बहुत सिंपल चीज़ है भाई, इसको आराम से पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें 5 अलग अलग फेजेस होते हैं, ये 5 फेजेस का प्रोसेस है और इसके 3 स्टेजेस होते हैं। तो हम लोग पहले फेज पे आते हैं, हमको सबसे पहले प्रॉब्लम को इंट्रोड्यूस करना होता है। इंट्रोड्यूस करने का मतलब हम प्रॉब्लम को अपनी ऑडियंस को या फिर जो भी सुन रहा है हम उसको इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर हम अपना क्लेम प्रेजेंट करते हैं कि मुझे क्या लग रहा है, मेरा क्या आंसर होता है, और फिर हम उसको सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट किससे करते हैं, हम यहाँ पे फैक्ट्स डाल सकते हैं, हम यहाँ पे एविडेंस डाल सकते हैं ना, हम यहाँ पे एविडेंस को इंक्लूड कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें से हम सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट कर लिया, अब ये तो सब हमारे तरफ की बात हुई ना, हमको दूसरे या फिर हमको ऑपोजिट साइड की पार्टी की भी बात सुननी होगी, तो हम उनके भी स्टेटमेंट्स और उनके जितने आर्ग्यूमेंट्स हैं उसको हम एक्नॉलेज करते हैं। और जब एक्नॉलेज कर लिया तो हम अपने क्लेम को रीस्टेट करते हैं और कंक्लूड करते हैं कि हमारा क्लेम ही सही है, क्योंकि हमारे पास रीजंस हैं हमारे क्लेम को सपोर्ट करने के लिए। हमने सामने वाली पार्टी का भी आर्ग्यूमेंट सुना है, लेकिन हमारा क्लेम इस रीज़न की वजह से, क्योंकि ये हमारा जो क्लेम है ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उनके क्लेम से, इसलिए हमारा आर्ग्यूमेंट बेटर आर्ग्यूमेंट है और ये जीतता है। ऐसे हम स्ट्रक्चर करते हैं एक आर्ग्यूमेंट को, ठीक है। तो अब स्टेजेस पे आ जाते हैं, बहुत सिंपल था, मैंने अभी आपको बताया था, प्रेमिस, एक इन्फ्रेंस, एक कंक्लूजन। तो प्रेमिस होता है ना, प्रेमिस डेफिनेशन होता है, यहाँ पे आप एविडेंस, यहाँ पे आप रीजंस डिफाइन करते हो। प्रेमिस का मतलब आप रीजंस या फिर एविडेंस डिफाइन करते हो जिस पे आपने प्रॉब्लम होते हुए देखी है। इन्फ्रेंस का मतलब ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो प्रेमिस और कंक्लूजन को कनेक्ट करते हैं, जैसे कि इम्प्लाइज, यहाँ पे आपको रीज़न दे दो, दिस रीज़न इम्प्लाइज, फिर आप कंक्लूजन आप लिख दो, या फिर दिस रीज़न सजेस्ट, या फिर देयरफॉर, आप कंक्लूजन ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो इन्फ्रेंस प्रेमिस और कंक्लूजन के बीच में कनेक्शन का काम करता है, दोनों को ज्वाइन करता है कि आपका आर्ग्यूमेंट दोनों तीनों को एक साथ कंटेन कर पाए। और फिर आते हैं कंक्लूजन पे। कंक्लूजन खुद में ही एक वैलिडिटी है, एक ट्रुथ है, एक फाइनल स्टेटमेंट होता है। फाइनल स्टेटमेंट मतलब इसके बाद आपका जो आर्ग्यूमेंट है ये कंप्लीट हो जाता है। तो कंक्लूजन आपका आर्ग्यूमेंट को कंप्लीट करता है, एक फाइनल रिजल्ट देता है आपके आर्ग्यूमेंट के ऊपर, है ना, और बेसिकली आपका जो आर्ग्यूमेंट है उसको कंक्लूड करता है, इसलिए इसका नाम कंक्लूजन है। यही 3 स्टेजेस है, आपको प्रेमिसेस इंट्रोडक्शन के लिए काम आता है, इन्फ्रेंस इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए काम आता है, और कंक्लूजन कंक्लूड करने के लिए काम आता है, ठीक है। तो ये आपके स्टेजेस ऑफ एन आर्ग्यूमेंट हो गए। फिर हम डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पे एक बार आके देख लेते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था ना कि हम उनको फिर से एक्सप्लेन करेंगे, तो ये वही स्ट्रक्चर्स हैं। कुछ लोग इसको मेथड कहना पसंद करते हैं, तो हम लोग पहले स्ट्रक्चर या फिर मेथड पे आते हैं जिसको कहते हैं टूलमेन मेथड। इनको स्टीफन टूलमेंट ने इसका इजाद किया था, इन्होंने इसको डिस्कवर किया था। तो दिस सपोर्ट्स की क्लेम्स यूजिंग फैक्चुअल एविडेंस। तो हमारे पास जो मेन क्लेम्स थे हम उसको एविडेंस के थ्रू यहाँ पे सपोर्ट करते हैं। ये एक स्ट्रक्चर है जिसके हिसाब से अगर आप अपना आर्ग्यूमेंट बनाओ तो फिर वो किसी भी क्लेम को फैक्ट्स के ऊपर या फिर एविडेंस के ऊपर वो सपोर्ट करेगा। तो यहाँ पे हम लोग किसके 6 टाइप्स होते हैं, मतलब 6 अलग अलग पार्ट्स होते हैं इस स्ट्रक्चर के 6 पार्ट्स होते हैं जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। और सबके जो स्ट्रक्चर्स हैं ना, अभी जो नेक्स्ट वाले स्ट्रक्चर्स आने वाले हैं, नेक्स्ट वाले मेथड्स आने वाले हैं, तो वो सबके भी सिमिलर ही होते हैं, एक ही चीज़ है, बस बार बार अलग अलग फॉर्म्स में लिखी है, ठीक है, इसको ध्यान से देखना। तो पहला है क्लेम। क्लेम में क्या करना होता है, क्लेम में हमको एक्सप्लेन करना होता है बेसिस को, आर्ग्यूमेंट के बेसिस को एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है। फिर ग्राउंड्स, प्रेजेंटेशन ऑफ सपोर्टिंग एविडेंस। मैंने अभी आपको बताया था अगर आप एविडेंस को सपोर्ट कर रहे हो तो वो किस ग्राउंड्स पे वैलिड है,
यही चीज़ को हम कहते हैं ग्राउंड्स। तो टोलमैन मेथड में ये ग्राउंड्स वाला पार्ट इस चीज़ के लिए होता है, हम सपोर्ट करने के लिए जो ग्राउंड्स का यूज़ कर रहे हैं, जिस बेसिस का यूज़ कर रहे हैं वो यहाँ पे आता है। फिर ब्रिज आता है। ब्रिज जो होता है ना, ये एविडेंस और कनेक्शंस टू क्लेम को डिस्कस करता है। जो आपके पास एविडेंस जो भी आपने ग्राउंड्स में एक्सप्लेन किया है, और जो आपका मेन क्लेम है ये, इसके बीच में जो कनेक्शन है ना वो एक्सप्लेन करोगे आप, तो उस वाले पार्ट को कहेंगे ब्रिज। तो आपके वो आर्ग्यूमेंट का ब्रिज बन जाएगा। फिर आपके आर्ग्यूमेंट की जो फाउंडेशन होती है ना, ये मेन लॉजिक या फिर रीजनिंग, जिसके ऊपर आप अपना लॉजिक, आपने जिसके ऊपर अपना जो आपका क्लेम था, आपने जिसके ऊपर बेस किया है, उस लॉजिक उस रीजनिंग को जो आप फाउंडेशन कह सकते हैं, ठीक है। उस लॉजिक और उस रीजनिंग को आप फाउंडेशन कहते हैं। तो उसी लॉजिक के ऊपर आपका पूरा आर्ग्यूमेंट बेस्ड है, क्योंकि यार आर्ग्यूमेंट क्रिटिकल थिंकिंग से ही होता है, और हम लोग क्रिटिकल थिंकिंग कर रहे हैं तो हमारे पास लॉजिक और रीजनिंग अच्छी होनी चाहिए, तो वही हमारा फाउंडेशन बनती है। फिर आते हैं काउंटर क्लेम। अब मैंने अभी आपको बताया था ना यहाँ पे स्ट्रक्चरिंग एंड आर्ग्यूमेंट में, यहाँ पे ये पार्ट आया था एक्नॉलेज ऑपोजिट साइड ऑफ द आर्ग्यूमेंट, मतलब सामने वाली पार्टी की भी बात सुननी होती है। और यहाँ पे उस चीज़ को हम लोग काउंटर क्लेम बोलते हैं। काउंटर क्लेम मतलब ऑपोजिट ऑफ द सेम जो क्लेम था हमारा। तो अगर हम किसी चीज़ को क्लेम कर रहे हैं तो उसके ऑपोजिट पार्टी भी होगी, तो ऑपोजिट पॉइंट्स को हमको डिस्कस करना होगा इस वाले पार्ट में, इसको हम कहते हैं काउंटर क्लेम। और फिर फाइनल आता है रिब्यूटल, मतलब रिस्पॉन्स टू काउंटर क्लेम। जो भी हमने बनाया उसके लिए रिस्पॉन्स हमारे एविडेंस के साथ। अगर हमने क्लेम लिखा है, हमने उसको ग्राउंड में प्रेजेंट किया है, हमने ब्रिज से कनेक्शन टू क्लेम किए हैं, हमने फाउंडेशन भी बताई अपनी लॉजिक या रीजनिंग की, हमने काउंटर क्लेम्स को भी देख लिया जो ऑपोजिट पॉइंट्स होते हैं, और उनको भी हमने रिस्पॉन्स दे दिया, किससे? रिब्यूटल से। तो हमने एविडेंस के साथ अपने पूरा आर्ग्यूमेंट को हमने कंप्लीट कर लिया है, और ये आर्ग्यूमेंट का स्ट्रक्चर ये होता है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट स्ट्रक्चर था। अब सेकंड पर आते हैं। तो सेकंड स्ट्रक्चर है क्लासिकल मेथड। अब ये आप एरिस्टोटल को तो जानते ही होगे ना। तो एरिस्टोटल ने इस स्ट्रक्चर को क्रिएट किया था, और ये बहुत पुराना स्ट्रक्चर है भाई, ऑफ कोर्स। तो इस स्ट्रक्चर में भी वही सारे पार्ट्स हैं और बहुत बेसिक पार्ट्स हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन, मैंने आपको बताया इंट्रोडक्शन यानी कि प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन किसकी? प्रेजेंटेशन या फिर एक्सप्लेनेशन या फिर इंपॉर्टेंस हमारी जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है ना, उसकी इंपॉर्टेंस, हमारी प्रॉब्लम की एक्सप्लेनेशन, और उस एक्सप्लेनेशन के साथ ही हम जब प्रेजेंट करते हैं अपनी ऑडियंस को, उसको कहते हैं इंट्रोडक्शन फेज। तो हमारे आर्ग्यूमेंट का इंट्रोडक्शन में प्रेजेंटेशन आ गया, फिर हम बैकग्राउंड दिखाते हैं। मैंने भी आपको दिखाया यहाँ पे ग्राउंड्स लिखा था ना टोलमैन मेथड में, वही है बैकग्राउंड। हम लोग हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देते हैं अपने इशू का, कि सबको एक बार समझ में आ जाए कि हमारा प्रॉब्लम जो है वो कब से चल रही है। तो ये हमारा बैकग्राउंड बन जाता है। फिर हम एक चीज़ निकालते हैं जिसको कहते हैं प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन आपने पढ़ा होगा काफ़ी में, तो काफ़ी चीज़ों में यूज़ किया जाता है। ये आर्ग्यूमेंटेटिव पॉइंट्स होते हैं और प्राइमरी क्लेम के ऊपर ये बेस्ड होते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रोपोजिशन का मतलब डिफरेंट है, लेकिन प्रोपोजिशन का मतलब बेसिकली यही है कि यहाँ पे हम इसको आर्ग्यूमेंटेटिव पॉइंट्स हम पुटअप करते हैं, और उन आर्ग्यूमेंटेटिव पॉइंट्स के साथ हम अपना प्राइमरी क्लेम यहाँ पे रखते हैं। हमारा प्राइमरी क्लेम मतलब हमारे साथ जो डिसीजन है हम उसको यहाँ रखते हैं। तो ये आपका प्राइमरी क्लेम आपने प्रेजेंट कर दिया आर्ग्यूमेंटेटिव पॉइंट्स के साथ। फिर आता है प्रूफ। अब आप प्राइमरी क्लेम आपने डाल तो दिया आपने, लेकिन उसके ऊपर कोई प्रूफ भी तो होना चाहिए ना। तो आप अपनी रीजनिंग, अपने एविडेंस और अपने कनेक्शंस, किस चीज़ से कनेक्शंस, रीजनिंग और एविडेंस के क्लेम से कनेक्शंस को आप यहाँ पे प्रूफ के नाम पे प्रेजेंट करते हो, ठीक है। और फिर आता है रेफ्यूटेशन। वही है, सेम चीज़ है, लिटरली सेम चीज़ है भाई, लिटरली सेम चीज़ है। रिस्पॉन्स टू काउंटर क्लेम्स दैट डिसएग्री। मैंने अभी आपको कहा था कि ऑपोजिट पार्टी के जो काउंटर क्लेम्स आएंगे उनको डिसएग्री के लिए, उसको डिसएग्री करने के लिए रेफ्यूटेशन की ज़रूरत पड़ती है ना। फिर आते हैं कंक्लूजन पे। कंक्लूजन में ना समराइजेशन ऑफ क्लेम एंड प्राइमरी एविडेंस टू एंड द आर्ग्यूमेंट। ये बहुत सिंपल सी चीज़ थी। कंक्लूड करना है वो किसके साथ, हमको समराइज करना है अपने क्लेम को और प्राइमरी एविडेंस जो हमारे पास था उसके साथ, कि हमारा आर्ग्यूमेंट खत्म हो जाए। अब एक बार फिर से देखो, इंट्रोडक्शन में हमने प्रेजेंटेशन कर दी, एक्सप्लेनेशन कर दिया हमारे इंपॉर्टेंस के साथ। बैकग्राउंड में हमने हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट दे दिया कि सारी ऑडियंस को समझ में आ जाए कि प्रॉब्लम कब से चल रही थी। प्रोपोजिशन में हमने प्राइमरी क्लेम रखा जिसके ऊपर हमारा सोल्यूशन बेस्ड है, और हमने आर्ग्यूमेंटेटिव पॉइंट्स डाल दिए उसके साथ। फिर हम इस चीज़ को हम किससे बैकअप करते हैं, हम प्रूफ के साथ बैकअप करते हैं। तो बैकअप के साथ हमने यहाँ पे ये डाल दिया, हम यहाँ पे रीजनिंग, एविडेंस और कनेक्शंस लिख दिए कि हमारा प्रूफ बन जाए प्राइमरी क्लेम का। फिर हमने रेफ्यूटेशन कर दी। रेफ्यूटेशन मतलब हमने जो काउंटर क्लेम्स आए थे हमने उनके साथ डिसएग्री किया और उनको अपने रिस्पॉन्स के साथ डिसएग्री कर दिया। फिर आते हैं कंक्लूजन पे। अब ये सब जब कर चुके हो तो फिर आप कंक्लूड करते हो अपने क्लेम और प्राइमरी एविडेंस को समराइज करके, जिससे आपका आर्ग्यूमेंट खत्म हो जाता है। ये आपका सेकंड मेथड था, एरिस्टोटल से बनाया हुआ क्लासिकल मेथड या फिर स्ट्रक्चर, ठीक है। और थर्ड वाले पे आते हैं रोजेरियन मेथड या स्ट्रक्चर। इसको कार्ल रॉजर्स ने बनाया था, इसलिए इसका नाम रोजेरियन मेथड है, ठीक है। तो इसका भी सिंपल यही है, लेकिन मैंने आपको अभी बताया था कि रोजेरियन मेथड क्या करता है, ये दोनों साइड्स में एक कॉमन ग्राउंड रीच करने में काम करता है, ठीक है। दोनों साइड्स में कॉमन ग्राउंड का मतलब जब जहाँ दोनों साइड्स अग्री कर पाए किसी चीज़ से। तो हम यहाँ पर आते हैं,
तो दिस इज़ पॉपुलर फॉर डिस्कसिंग कंट्रोवर्शियल इश्यूज़। कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ क्या होता है ना, कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ वो इश्यूज़ होते हैं जिनके दोनों साइड्स आते हैं और उन दोनों साइड्स पे बहुत सारी पब्लिक के अपने अपने ओपिनियंस होते हैं। जैसे ट्विटर पे देखो, ट्विटर पे यार तुम सब लोग ट्विटर चलाते होगे, तो उस पर कोई भी कंट्रोवर्शियल इशू आ जाए तो फिर पता नहीं, अभी शायद कुछ रणवीर दीपिका का कुछ चल रहा था, उसके तरफ ना, उसमें दोनों तरफ से कुछ ना कुछ ओपिनियन आ रहे थे। तो उसमें डिस्कसिंग कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ में हमको कहीं ना कहीं कॉमन ग्राउंड रीच करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम एक का सोल्यूशन निकाल देंगे ना तो फिर वो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाता है, काफ़ी लोग डिसएग्री भी करते हैं। तो जब लोगों के पास दोनों साइड में ओपिनियंस हो तो उन दोनों साइड को कॉमन ग्राउंड को रीच करने के लिए हम लोग इस मेथड का यूज़ करते हैं, ठीक है। मेनली जब देखो, जब दो लोग लड़ाई कर रहे हो तो फिर उनको क्या करते हैं, हम लोग कहते हैं कि दोनों शांत हो जाओ, दोनों के हिसाब से काम कर सकते हैं, तो हम लोग वहाँ पे रोजेरियन मेथड का यूज़ करते हैं। तो ये फोकस करता है न्यूट्रल पर्सपेक्टिव रखने में और कॉम्प्रोमाइज़ में, क्या दोनों लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर लो कि हमारा काम सही से हो जाए। तो इसके भी 6 पार्ट्स आप एक बार देख लो, बहुत सिंपल है। वही इंट्रोडक्शन है, प्रेजेंटेशन ऑफ द इशू, फिर मैंने यहाँ पे ये डिफरेंस है यहाँ पे कि यहाँ पे इंस्टेंटली बैकग्राउंड की जगह अपोजिंग व्यू आ जाता है। अपोजिंग व्यू का मतलब कि एक्सप्लेनेशन इन अनबायस्ड मैनर, जब जो दूसरा बंदा है वो वो भी अपनी बातें रखता है, ठीक है। और फिर स्टेटमेंट ऑफ वैलिडिटी, इसमें हम दोनों की बातें सुनते हैं, दोनों की बातों को अक्नॉलेज करते हैं। अक्नॉलेज कर लिया फिर हम पोजीशन देते हैं। पोजीशन का मतलब हम प्राइमरी, जो प्राइमरी क्लेम था उसको यहाँ पे प्राइमरी पोजीशन कहते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ प्राइमरी बंदे की पोजीशन, तो वो अपना स्टेटमेंट रखता है। और फिर कॉन्टेक्स्ट देते हैं कि वो अपने सिनेरियोज बताओ जहाँ पे उसकी प्राइमरी जो क्लेम थी वो जीतती है। उसका मतलब, इस पार्ट का मतलब ये होता है कि वो सिनेरियोज बताओ जहाँ पे तुम्हारा सोल्यूशन या फिर जो तुम्हारा प्राइमरी क्लेम है वो सही बैठ रहा है, वो वैलिड बैठ रहा है, वो सही बैठ रहा है ना। तो अपने कंटेक्स्ट भी दे दिए कि किस कंटेक्स्ट में मैं एक्सप्लेन करूँ कि मेरा प्राइमरी जीते। फिर बेनिफिट्स आ जाते हैं। बेनिफिट्स का मतलब हम लोग डिस्कस करते हैं कि ऑडियंस के सामने कि क्यों हमको प्राइमरी क्लेम के साथ जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम उसके साथ जाएंगे तो हमें कोई बेनिफिट होगा। तो इसी वाले पार्ट को बेनिफिट्स को एक्सप्लेन करना कहते हैं, ठीक है। तो फिर ऑडियंस इस प्राइमरी क्लेम के साथ जाने में कॉम्प्रोमाइज़ करेगी, मतलब न्यूट्रल पर्सपेक्टिव के साथ अग्री करेगी। तो ये हो गया आपका रोजेरियन मेथड। इसमें मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। इंट्रोडक्शन रखा प्रेजेंट करने के लिए, अपोजिंग व्यू रखा कि अनबायस्ड का मतलब किसी तरफ हमारे पास बायस नहीं होना चाहिए, किसी तरफ, दोनों तरफ में कहीं भी झुकाव नहीं होना चाहिए हमारे सोच में। तो बिना झुकाव सोच के हम अनबायस्ड मैनर के हिसाब से अपोजिंग व्यू भी दे देते हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ वैलिडिटी देते हैं जिससे एक्नॉलेजमेंट मिल जाती है। तो फिर हम लोग पोजीशन देते हैं। पोजीशन मतलब यहाँ पे हम प्राइमरी पोजीशन वाले का स्टेटमेंट सुनते हैं और कंटेक्स्ट में उसके सिनेरियो सुनते हैं जहाँ पे उसका प्राइमरी पोजीशन जीतता है। फिर हम ऑडियंस के सामने बेनिफिट्स डिस्कस करते हैं कि हमको क्या बेनिफिट होगा, इसका कॉन्टेक्स्ट, इसका जो स्टेटमेंट था, इसके स्टेटमेंट के साथ अग्री करने में हमको क्या बेनिफिट होगा, ठीक है। तो आपके ये तीनों मेथड हो गए, यही 3 मेथड होते हैं आपके केस में, डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ एन आर्ग्यूमेंट में। तो आपके ये तीनों मेथड हमने सॉल्व कर दिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जिसको इनकॉन्ग्रुएंस कहते हैं। यार देखो, इनकॉन्ग्रुएंस पे आप जितना चाहो उतना लिख सकते हो। ये ऐसा टॉपिक है कि आप सब लोग रिलेट भी कर सकते हो, क्योंकि ये बेसिक ह्यूमन फीलिंग से कनेक्टेड है ये, है ना। तो इनकॉन्ग्रुएंस मतलब कि मैंने एक डायग्राम यहाँ पे बहुत सिंपल सा डायग्राम लिख दिया कि आपकी प्रेजेंट स्टेट और आप जो बनना चाहते हो उसके बीच में जो गैप आता है ना, उसको वो एक अनप्लेजेंट फीलिंग देता है। मानो कि आप अभी स्टूडेंट हो, है ना, क्योंकि आप सब लोग अभी स्टूडेंट हो। अभी आप स्टूडेंट हो और आप क्या बनना चाहते हो, आप कोई डिजिटल एनालिस्ट बनना चाहता है, कोई सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट बनना चाहता है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता है। तो सबके अपने अपने अलग अलग विशेज़ है ना, अपने अलग अलग गोल्स हैं कि हु यू वांट टू बी और हु यू रियली आर राइट नाउ, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में आपके जो गैप है, ये आपको अनप्लेजेंट फीलिंग देता है कि यार मैं अभी तक नहीं बन पाया। या फिर मानो कि आप कोई बंदा जो अपने मैक्सिमम पे परफॉर्म या फिर अपना मैक्सिमम पोटेंशियल अभी तक उसने टैप नहीं किया है, तो फिर उसको बुरा लगता है कि यार मैं एक दिन में कम से कम 15-20 चीज़ें नहीं कर सकता हूँ। नई का मतलब न्यू थिंग्स, वो वाला नया। तो मैं 15 नई चीज़ें कर सकता हूँ और मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने दिन में खाली बैठा हूँ, खाली टीवी देखता हूँ। तो फिर इसमें यही बातें आ जाती हैं कि मुझको बुरा लगता है। क्यों बुरा लगता है कि मैं ये सब कर सकता हूँ, मैं इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें कर सकता हूँ, लेकिन मैं पढ़ाई वगैरह नहीं कर रहा हूँ। तो इन दोनों के बीच में जो गैप है ना, ये गैप आपको दुखी करता है, ये एक अनप्लेजेंट फीलिंग देता है। और इसी अनप्लेजेंट फीलिंग को इनकॉन्ग्रुएंस कहते हैं। इनकॉन्ग्रुएंस का ऑपोजिट क्या होता है, कॉन्ग्रुएंस होता है। कॉन्ग्रुएंस क्या होता है कि हैप्पी फीलिंग होती है कि जब आप यहीं पर हो, मतलब जब आप वहीं पर हो जो आप बनना चाहते थे, है ना। आपने अपने सारे गोल्स अचीव कर लिए हैं, आपके जो फ्यूचर गोल्स हैं वो तो फ्यूचर की बात है, लेकिन अभी जो आप कर रहे हो आप उससे खुश हो। उसे कहते हैं कि आप अपने गोल्स, अपने जितने भी आपके वर्च्यूज़ थे, आप उनके साथ अलाइंड हो, कॉन्ग्रुएंट हो। और उस स्टेटमेंट को कहते हैं कि आप कॉन्ग्रुएंस में हो, ठीक है। तो ये होता है कॉन्ग्रुएंस। और उसका ठीक उल्टा, कि आप उससे अभी थोड़ा दूर हो, आपको पता है कि आप अभी कहाँ हो और आप क्या कर सकते हो, लेकिन आप नहीं कर रहे हो, बीच में गैप है, और ये गैप ही आपको दुखी कर रहा है। और इसी फीलिंग को इनकॉन्ग्रुएंस कहते हैं, ठीक है।
यार आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, मैंने थोड़ी मेहनत करी है इसको, मैंने ये पूरा ओरिजिनल डायग्राम है, पता है। आते हैं फिर यहाँ पे। लेकिन यार देखो, वाई डू वी डेवलप इनकॉन्ग्रुएंस, मैंने अभी आपको बताया था, लेकिन इसके एक बार यहाँ पे अच्छे से पढ़ लो कि इसके काफ़ी रीजंस हैं। पहला तो कि यार अगर आप किसी चीज़ को करने में बार बार फेल हो रहा हो ना, अगर आप कंसिस्टेंटली फेल हो रहे हो तो फिर आपको बाद में बुरा लगने लग जाएगा। आप सोचोगे कि यार मैं शायद ये कर ही नहीं पाता हूँ। या फिर अगर आपके पास अपने से ही या फिर कोई आपसे बहुत हाई एक्सपेक्टेशन रखा है और आप अभी उतने परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी में नहीं हो, तो फिर आपको लगेगा कि यार मुझको कर लेना चाहिए, वो इतना एक्सपेक्ट कर रहा है मुझसे लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूँ। ये भी आपको अनप्लेजेंट फीलिंग देता है, और वही अनप्लेजेंट फीलिंग क्या होती है, इनकॉन्ग्रुएंस होती है। फिर आता है कन्फ्यूजन की स्टेट, करूँ या ना करूँ, ये तो सिंपली दुखी करते ही है यार। और एक्चुअलाइजिंग टेंडेंसी, इसका मतलब है ना कि आप अभी कोई अच्छा खासा प्लान बना के चल रहे थे, आपने 3-4 दिन उसको फॉलो किया और उसके बाद आपने उसको अबैंडन कर दिया। अबैंडन मतलब आपने लीविंग प्रेजेंट प्लान, आपने काफ़ी मेहनत से प्लान किया कि यार कल से मैं उठूंगा, मैं 7 बजे उठूंगा, मैं एक्सरसाइज करूंगा, फिर मैं अच्छा सा नाश्ता बनाऊंगा, उसके बाद मैं पढ़ाई करने बैठ जाऊंगा। आपने अच्छा खासा प्लान किया, लेकिन कल आप उठे 11 बजे। और इसे कहते हैं ना कि आपने जो वो टेंडेंसी आ जाती है कि यार इसको छोड़ते हैं, इस प्लान को छोड़ते हैं, हम नया प्लान बनाएंगे। हमारा प्लान इस बार 11 बजे से शुरू होगा कि मैं 11 बजे उठूंगा, 12 बजे नाश्ता करूंगा, 1 बजे से कुछ एक्सरसाइज वगैरह करके पढ़ाई करनी शुरू करूंगा। तो ये जो आपकी जो प्रेजेंट प्लान्स होते हैं ना, जिनको आप चेंज करते रहते हो, इसे कहते हैं एक्चुअलाइजिंग टेंडेंसी। टेंडेंसी बनी रहती है कि आपको अपने प्लान्स को चेंज करना है क्योंकि वो आपके साथ अलाइन नहीं हो रहा है, वो आपके साथ अलाइन नहीं हो रहा है या फिर आप उनके साथ अलाइन नहीं हो रहे हो। और उसी पार्ट को क्या कहते हैं, इनकॉन्ग्रुएंस कहते हैं। देख रहे हो मैं कैसे हर चीज़ को रिलेट कर पा रहा हूँ इन चीज़ों से। यही फीचर आपको यूज़ करना है एग्जाम में कि आप इन चीज़ों को रिलेट कर पाओ आखिर में मेन टॉपिक से, ठीक है। और फिर लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, यार सेल्फ कॉन्फिडेंस की अगर कमी हो तो फिर आपको किसी भी हालत में लगेगा नहीं कि आप अपने ट्रू पोटेंशियल पे घूम रहे हो। और अगर वो नहीं लगेगा तो क्या मिलेगा, यार जानती है तुम लोग। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है हाउ टू डील विद इनकॉन्ग्रुएंस। अब देखो, ये तो हमने बहुत डिस्कस कर लिया कि ये होता क्यों है, ये होता क्या है, हमको ये क्यों मिलता है। अब देखते हैं ये सब उसको हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं, है ना। बहुत सिंपल चीज़ें हैं जो आपको करती रहनी चाहिए। पहली बात तो पेइंग अटेंशन टू आर थिंकिंग या फिर आर फीलिंग्स। कोई और आपके बारे में क्या सोच रहा है ना, अगर आप उसके पीछे सोचते रह जाओगे तो आप अपने आप से क्या करोगे, आप हाई एक्सपेक्टेशंस रखोगे। और हाई एक्सपेक्टेशंस मतलब आप अलाइन नहीं करोगे और इनकॉन्ग्रुएंट फील करोगे। इसी वजह से अपनी थिंकिंग और अपनी फीलिंग्स पे ज़्यादा अटेंशन देना एंड बीइंग आवर सेल्स खुद में बंद करो यार, ठीक है। और डोंट हाइड बिहाइंड एक्सक्यूजेस। अगर आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है या फिर किसी की गलती की वजह से कुछ हुआ है, आप या तो सबको ब्लेम कर सकते हो या फिर आप अपने उस चीज़ को ओन कर सकते हो और आप आगे उस गलती को अवॉइड कर सकते हो। उसको कहेंगे कि आप अपने थॉट्स के साथ कॉन्ग्रुएंट हो, है ना। और वही तो आपको करना है, इसलिए हमको हाइड नहीं करना है, एक्सक्यूजेस नहीं देना है हर चीज़ के बीच में, ठीक है। और अगर आप कहीं गलत हो तो फिर उसको ओन करो, कहो कि अगली बार मैं ये ऐसी गलती नहीं करूँगा, एक बार तो सबका चलता है यार। फिर इफ़ यू डोंट हैव एन आंसर टू अ क्वेश्चन एडमिटेड। अब यार देखो, अगर क्लास में किसी के पूछते हैं कि यार तुम्हारे पास इसका आंसर है कि नहीं, या तो वो हाँ बोल सकता है या तो वो ना बोल सकता है, या फिर वो खाली चुपचाप बैठ सकता है, जो काफ़ी बच्चे आजकल यही करते हैं। तो ये नहीं करना है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो फिर एडमिट कर लो कि यार नहीं है। इससे क्या होगा ना, इसका आपको सही आंसर कोई बंदा बता देगा, या तो टीचर ही बता देगा, है ना। तो इससे आपको बाद में ये नहीं लगेगा कि यार उसने मुझसे पूछा तो था और मुझको शायद पता भी था लेकिन मैं उसको आंसर नहीं कर पाया, मैं उससे कुछ नहीं बोल पाया। इसीलिए वो अनश्योरिटी आपको अनप्लेजेंट फीलिंग देती है जो इनकॉन्ग्रुएंस कॉज करती है, वो ना हो, इसलिए आपको एडमिट करना चाहिए, ठीक है। ये 5 पॉइंट्स थे जिसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। इसको आप अच्छे से समझ भी गए होगे और वहाँ पे लिख भी पाओगे, ठीक है यार। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो क्रिटिकल थिंकिंग के पिलर्स होते हैं ना, वो डिस्कस करेंगे हम लोग अब। तो पिलर्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, तो 5 पिलर्स होते हैं। लॉजिक होता है, आर्गुमेंटेशन होता है, बैकग्राउंड नॉलेज, एटीट्यूड एंड वैल्यूज़ और रिटोरिक। तो इन सबको हम एक साथ डिस्कस नहीं करेंगे, अलग अलग करते हैं, ठीक है। लॉजिक से शुरू करते हैं। लॉजिक क्या होता है, लॉजिक होता है यूजिंग नॉलेज एंड लॉजिक वी evaluate arguments and can differentiate between good and bad reasoning। अब यार रीजनिंग तो यार हर कोई कर पा रहा है लेकिन जिसकी रीजनिंग के पीछे कोई अच्छा लॉजिक होगा तो वो हम जब इवेलुएट करेंगे तो हमें गुड डिसीजंस करने का टैलेंट मिलता है। टैलेंट नहीं, इसको स्किल कहते हैं। तो एक्चुअली ये लॉजिक होता है ना, इसके थ्रू ही हम सारे जितने भी आर्ग्यूमेंट होते हैं हम उनको इवेलुएट करते हैं। इवेलुएट करने के बाद हमको क्या पता चलेगा कि वो आर्ग्यूमेंट सही है या फिर गलत है, अच्छा है या फिर बुरा है ना। ये सारी चीज़ें हमको इवेलुएट करने पे मिलती हैं। इवेलुएट करने के लिए हमको लॉजिक चाहिए, इसीलिए पिलर्स में लॉजिक आता है, पहला पिलर, ठीक है। तो आते हैं आर्गुमेंटेशन पे। देखो यार, आर्गुमेंटेशन मैंने अभी आपको बताया कि आर्गुमेंट्स बनाना, कंस्ट्रक्ट करना और एवेलुएट करना, तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग यार पूरा सोचने और लिखने का काम है। इसमें हम आर्गुमेंट्स बनाते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं और एवेलुएट करते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा पिलर बनता है क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग में यही तो मेन काम है आर्गुमेंट्स का,
कि क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है ना, हम उसको आर्ग्यूमेंट्स में ही तोड़ते हैं। फिर आते हैं बैकग्राउंड नॉलेज में। अगर आपको किसी चीज़ के ऊपर बैकग्राउंड नॉलेज है तो फिर अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको अपनी प्रॉब्लम के ऊपर बैकग्राउंड नॉलेज नहीं है ना, तो गेन करनी शुरू कर दो, उसके बारे में लर्न करना शुरू कर दो, रिसर्च करना शुरू कर दो। इसी को तो हम लोग कैसे क्या कहते हैं, हम लोग जब इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करते हैं, हम लोग इसी के लिए करते हैं कि हमको उस प्रॉब्लम पे बैकग्राउंड नॉलेज मिल पाए। प्रायर बैकग्राउंड या फिर प्रायर नॉलेज दैट स्टूडेंट्स हैव अबाउट अ टॉपिक, इसे कहते हैं बैकग्राउंड नॉलेज, ठीक है। तो दिस हेल्प्स इन एवेल्युएशन। अगर हम एक क्लास ऑफ स्टूडेंट्स को एक प्रॉब्लम दे दें और बोले कल सॉल्व करके लाना है इसको, नहीं भी होगी तो फिर कल हम बता देंगे सोल्यूशन ले आना, तो स्टूडेंट्स अगले दिन क्या करेंगे, वो या तो कुछ नहीं करके आएंगे, लेकिन जो डिज़ाइन थिंकिंग में क्रिटिकल थिंकिंग कर रहे होंगे ना, वो सब उसके बारे में कुछ नहीं तो रिसर्च कर लेंगे, मतलब बैकग्राउंड नॉलेज वो इकट्ठा करेंगे। तो बैकग्राउंड नॉलेज इकट्ठा करना ही इसका एक पिलर बन जाता है, क्योंकि जब आपको क्लास में सॉल्यूशन बताया जाएगा तो आप रिलेट कर पाओगे, है ना। और फिर आता है एटीट्यूड एंड वैल्यूज़ पे। एटीट्यूड एंड वैल्यूज़ के यहाँ पे क्या रोल होता है ना, कि एडमिटिंग द लिमिट्स ऑफ आर नॉलेज और ओवर क्लेमिंग कैन लुक सिली एंड मे बी लीड टू इनकॉन्ग्रुएंस। इसका मतलब ये होता है कि अगर हमें कुछ चीज़ नहीं पता है तो फिर हम उसको एडमिट करें कि टीचर मुझको इतना नहीं आता है और आप इसके आगे प्लीज़ एक्सप्लेन कर दीजिए मुझको। तो आपका एटीट्यूड वहाँ पे वही मैटर करता है, क्योंकि अगर आप ईगोइस्टिक रहोगे ना तो फिर आप एडमिट नहीं करोगे कि आपको इसके आगे नहीं आता है। अगर आप ईगोइस्टिक रहोगे तो फिर आप जितना आपको क्लेम करना चाहिए था उससे ज़्यादा क्लेम कर लोगे, जो काफ़ी बार सिली दिखता है, और बाद में जब आपके ऊपर वो एक्सपेक्टेशन आ जाएगी ना तो आपको वो इनकॉन्ग्रुएंस कॉज कर देगी। इसीलिए हमको अपनी वैल्यूज़ और एटीट्यूड को सही रखना है, जिससे हमको जब कुछ ना पता हो तो हम एडमिट कर पाएँ और इतनी ओवर क्लेमिंग ना करें कि हमें इनकॉन्ग्रुएंस हो जाए। तो ये एक पिलर था क्रिटिकल थिंकिंग का। और ये लास्ट पिलर है रिटोरिक। रिटोरिक का मतलब ना ये एक तरीका है, ये एक आर्ट ऑफ स्पीकिंग या फिर आर्ट ऑफ राइटिंग इफेक्टिवली होता है। तो रिटोरिक का मतलब ये एक टैलेंट टाइप का होता है, एक स्किल टाइप की होती है, जो काफ़ी ऑथर्स में और काफ़ी ओरेटर्स में आती है। ओरेटर्स मतलब वो लोग जिनका मेन काम ही बोलना रहता है, और ऑथर्स तो आप जानते ही है, जो चीज़ें लिखते हैं, नॉवल नॉवल वगैरह लिखते हैं, है ना। तो उनके पास अपनी राइटिंग और स्पीकिंग की एक आर्ट होती है, और इसको कहते हैं रिटोरिक। तो ये करता क्या है ना, आप जब किसी से आर्ग्यूमेंट कर रहे हो तो फिर आप उसको ऐसे बोल सकते हो कि दो ही तरीके हो सकते हैं यार, आर्ग्यूमेंट के साथ किसी बंदे को अप्रोच करने के दो ही तरीके हो सकते हैं, कि या तो मैं उसको ऐसे कर दूं कि वो गुस्सा हो जाए और वो मेरा आर्ग्यूमेंट को बाद में सुने भी ना और अपना ही पार्ट वो प्रूव करके चला जाए, या फिर दूसरा तरीका हो सकता है कि मुझसे एक ऐसे तरीके में बात करूं जिससे वो इतना गुस्सा भी ना हो, एक हेल्थी कॉन्वर्सेशन बनी रहे और आपका आर्ग्यूमेंट सॉल्व भी हो जाए। उस टैलेंट, उस स्किल को कहते हैं रिटोरिक, ठीक है। हेल्प्स इन क्लियरिंग अप लाइंस ऑफ आर्ग्यूमेंट वाइल मेंटेनिंग हेल्दी फीलिंग। हेल्दी फीलिंग मतलब हेल्दी कॉन्वो होनी चाहिए, हेल्दी कॉन्वर्सेशन, ठीक है। इसको यहाँ लिख नहीं पाएंगे, बड़ा वर्ड है। तो हेल्दी कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए आपके और आपके आर्ग्यूमेंट में जो ऑपोजिट में बैठा है ना, उस बंदे के साथ, और इस आर्ट को कहते हैं रिटोरिक। तो ये आपको क्लेम करते वक्त होना चाहिए, ये आपके अंदर एटीट्यूड होनी चाहिए, बैकग्राउंड नॉलेज पता होनी चाहिए, आर्ग्यूमेंटेशन वाली स्किल होनी चाहिए कि वही इवैल्यूएट आर्ग्यूमेंट्स करती है, और लॉजिक होनी चाहिए। इसके साथ आपके 5 पिलर्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग कंप्लीट होता है। और हम लोग नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, जो है कॉग्निटिव बायस। तो कॉग्निटिव बायस एक इंटरप्रेटिंग इन्फॉर्मेशन एज यू सी इट। ये देखो यार, ये एक क्या कह सकते हैं, ये एक तरीका है जिसको हम लोग रोज़ रोज़ में यूज़ करते हैं। इसको हम लोग कहते हैं कि जब भी हमको कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है ना, तो हम लोग उसको वैसे ही इंटरप्रेट करते हैं जैसे कि हम उसको जानते हैं। अगर हमको पता चले कि एक बंदा है, हमारा अच्छा दोस्त है, और उसने उसकी कहीं खबर आई है कि यार उसने चोरी करी है, तो फिर हम पहली बात तो उसको मानेंगे ही नहीं, क्योंकि हम जितना उसको जानते हैं वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता। तो हमारे पास अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन आई, लेकिन हमने उसको फॉल्सली इंटरप्रेट करी, क्योंकि हम उस बंदे को जानते हैं, हमने देखा है उसको। तो इस पार्ट को कहते हैं कॉग्निटिव बायस। बायस का मतलब आप अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन को भी फॉल्स अपने आप के लिए मान सकते हो, क्योंकि आपके पास अपने रीजंस है ना। तो सिंप्लीफाई इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्रू अ फिल्टर ऑफ पर्सनल प्रेफरेंसेस या फिर पर्सनल एक्सपीरियंसेस। तो आपके पास जितने पर्सनल प्रेफरेंसेस या एक्सपीरियंसेस थे किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ, आप अगर उसके ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो आप उसको सिंप्लीफाई या फिर फिल्टर कर देते हो। इसे कहते हैं कॉग्निटिव बायस। तो कॉग्निटिव बायस में कुछ डिसएडवांटेजेस है ना, कि दिस मे लीड टू इनएक्यूरेट जजमेंट्स। अब देखो यार, हो सकता है कि उस बंदे ने चुराया हो सकता है उस बंदे ने स्टील किया हो, लेकिन हमारे हिसाब से तो नहीं किया था ना, हम मान के ही नहीं चल रहे थे। तो ये इनएक्यूरेट जजमेंट भी कर सकता है, और इसकी वजह से इलॉजिकल इंटरप्रिटेशन भी हो सकती है इन्फॉर्मेशन की। इसका मतलब बेसिकली इरेशनैलिटी आ सकती है, ठीक है, हमारे थिंकिंग में। इसके टाइप्स देख लो। तो हम आते हैं कॉग्निटिव बायस के टाइप्स पे, जिसमें पहला टाइप है मिस इन्फॉर्मेशन इफेक्ट। इसमें ना मिस इन्फॉर्मेशन इफेक्ट में क्या करते हैं, हम बिलीव करते हैं जो हमें याद है किसी भी इवेंट के बारे में। मानो एक पार्टी थी और आप उस पार्टी में गए और आपने एक बंदे को देखा नहीं जो उस पार्टी में आया था। अगले दिन आप उससे पूछ रहे थे कि यार तुम क्यों नहीं आए, उसने कहा मैं तो आया था यार। लेकिन सिंस आपने उसको देखा नहीं, या फिर हो सकता है अगर आपने उसको देखा भी हो लेकिन आपको याद ना हो, तो फिर आपके हिसाब से तो वो नहीं आया था। तो आपको क्या हो गया, आपको मिस इन्फॉर्मेशन इफेक्ट यहाँ पे फेस कर रहे हो आप, ठीक है। तो हम लोग अपनी मेमोरी पे बिलीव करते हैं। हमारी मेमोरी सही भी हो सकती है, हमारी मेमोरी कंप्लीट या फिर इनकम्प्लीट हो सकती है, या फिर हो सकता है चीज़ें हमारे सामने आई हों या फिर ना आई हों।
तो ये इसका पहला पार्ट होता है, पहला टाइप होता है। फिर आते हैं हेलो इफेक्ट। हेलो इफेक्ट ना हम लोग ये करते हैं कि वी वैल्यू द पर्सन मोर देन हिज और हर एक्शंस इन द आर्ग्यूमेंट। किसी भी आर्ग्यूमेंट में अगर हमारे दोस्त ने कुछ किया हो तो हम इतना कुछ नहीं उसको कहेंगे, हम लोग दूसरे बंदे को ज़्यादा कह देते हैं, क्योंकि हमारे उसके सामने कैरेक्टर अच्छा है, उस बंदे का कैरेक्टर हमारे लिए अच्छा है, इसीलिए हम लोग उसको ज़्यादा वैल्यू देते हैं। हम लोग एक तरफ में झुकाव हो जाता है हमारी थिंकिंग में कि हम इसको ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं उस आर्ग्यूमेंट या फिर ऑपोजिट बंदे के खिलाफ में, है ना। फिर आते हैं थर्ड पे, कॉन्फर्मेशन बायस। कॉन्फर्मेशन बायस में ये होता है कि फेवरिंग इन्फॉर्मेशन दैट कन्फर्म्स आर बिलीव्स ओवर ऑपोजिट एविडेंस। ऑपोजिट मतलब जो ऑपोजिट एविडेंस जो चीज़ को प्रूव कर रहा है ना, हम लोग उसके अगेंस्ट बिलीव करते हैं अपनी, और वही बिलीव हमारी इन्फॉर्मेशन को गलत तरीके में फेवर करती है। मतलब फेवर का मतलब कन्फर्म करती है ना। तो ये होता है कन्फर्मेशन बायस। फिर आते हैं फंक्शनल फिक्सडनेस। फंक्शनल फिक्सडनेस का मतलब ये होता है वी ओनली सी थिंग्स वर्किंग आउट ऑन आर वे एंड डोंट पे अटेंशन टू अदर मेथड्स। मतलब जो दूसरे लोगों के मेथड्स होते हैं, मतलब मान लो कि कोई प्रॉब्लम किसी ग्रुप को दी गई है, आप उस ग्रुप का पार्ट हो और आपने अपना कोई एक सोल्यूशन निकाल लिया, आपका सोल्यूशन आ गया, धीरे धीरे करके बाकी सब ने भी अपने तरीके से निकाल दिया, लेकिन आप उनके सोल्यूशन को इतना क्रेडिट नहीं दे रहे हो या फिर इतना उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो जितना आप अपने वाले सोल्यूशन पर दे रहे हो। तो उसको कहते हैं ना फंक्शनल फिक्सडनेस। आप फिक्स्ड हो अपने सॉल्यूशन पे और आप दूसरे लोगों पे अटेंशन भी नहीं पे कर रहे हो। तो ये होता है फंक्शनल फिक्सडनेस। फिर आते हैं फॉल्स कंसेंसस इफेक्ट पे। तो ओवर एस्टिमेटिंग दैट एवरी वन विल अग्री विथ मी। आपका कोई एक डिसीजन हो तो फिर आप ये कर सकते हो कि आप मान सकते हो कि यार सब लोग मेरे साथ अग्री कर लेंगे, यार चिंता मत करो, तुम ये काम करते रहो। लेकिन एक्चुअली हो सकता है कि सब लोग आपके साथ अग्री ना कर रहे हो उस चीज़ में। तो अगर आपको ये लग रहा है तो फिर हो सकता है कि आप फॉल्स कंसेंसस इफेक्ट में आ गए हो। फिर एक चीज़ होती है एंकरिंग बायस। एंकरिंग बायस का मतलब होता है कि रिलाइंग टू हैवीली ऑन वेरी फर्स्ट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन वी लर्न। मैंने आपको वही एग्जांपल दिया था ना कि मेरे किसी अच्छे दोस्त ने चोरी करी है। अब मैंने जैसे ही सुना, हो सकता है कि मैं एंकरिंग बायस में हूँ, मैं हेलो इफेक्ट में ना हो कि मैं एंकरिंग बायस में हूँ और मैंने मान लिया कि इसने चोरी करी है। लेकिन एक्चुअली बाद में हो सकता है कि न्यूज़ कंफर्म हो और पता चले कि इसने चोरी नहीं करी है, ये सिर्फ एक रूमर था, एक अफवाह थी। तो इस चीज़ में भी नहीं आना होता, ठीक है। हमको जो भी पहली पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन मिले, हमको उस पर इतना अंदर रिलाई नहीं करना होता है कि हम उस बंदे के कैरेक्टर को अपने मन में ख़राब कर लें कि वो उसने यार चोरी करी, जबकि एक्चुअली हो सकता है उसने ना करी हो, है ना। यार बहुत सारे सीरियल्स इस पर बेस्ड होते हैं, मैं देखता नहीं, मैं बस बता रहा हूँ। तो आते हैं नेक्स्ट वाले पे, अटेंशनल बायस पे। तो अटेंशनल बायस का मतलब ये होता है कि पेइंग ऑल अटेंशन टू वन थिंग एंड इग्नोरिंग ऑल अदर एस्पेक्ट्स। हो सकता है कि आप कोई और काम कर रहे हो या फिर आप किसी और चीज़ में इतना ज़्यादा खोए हुए हो कि आप उसको सारा अटेंशन दे रहे हो और आप उस आर्ग्यूमेंट के दूसरे जो एस्पेक्ट हो सकते थे उन सब पे आप ध्यान भी नहीं दे रहे हो। तो इसको कहते हैं अटेंशनल बायस। फिर एक आता है ऑप्टिमिज्म बायस। इसका मतलब ये होता है ना कि वी बिलीव दैट वी आर लकियर देन अदर्स। इसको आप ना, मैं थोड़ा थोड़ा मैं लिख के दे रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ इसके इन नटशेल बता रहा हूँ छोटे में, इसको आप वहाँ पे खुद से बढ़ा के लिख पाओगे ना। तो ऑप्टिमिज्म बायस में यही होता है कि हम बिलीव करते हैं कि हम ज़्यादा लकी हैं। ज़्यादा लकी का मतलब जो चीज़ें हैं ना, जो चीज़ें वो हमारे फेवर में ज़्यादा होती हैं। मतलब अगर एग्ज़ाम एक आर्ग्यूमेंट है तो हम लोग बिलीव करेंगे कि यार मैं ज़्यादा अच्छे मार्क्स ला पाऊंगा और मेरे दोस्त इतने नहीं ला पाएंगे। तो ये होता है ऑप्टिमिज्म बायस। खुद के लिए ऑप्टिमिस्टिक होना अच्छी बात है, लेकिन ये लोग नहीं कर पाएंगे, ये गलत बात होती है ना, इसीलिए ये भी रिकमेंडेड नहीं होता है। फिर आते हैं सेल्फ सर्विंग बायस पे। सेल्फ सर्विंग बायस का मतलब होता है ब्लेमिंग एवरीवन फॉर बैड रिजल्ट एंड क्रेडिटिंग ओनली योर सेल्फ फॉर गुड रिजल्ट। तो इसमें बात ये होती है ना कि हम लोग खुद ही की ज़्यादा तारीफ करनी पसंद करते हैं। अगर कोई कोई इवेंट है और वो अच्छे से गया तो इवेंट का मैनेजर बाकी सबको इतना क्रेडिट नहीं देगा और वो खुद ही को सारा क्रेडिट देगा अच्छे रिजल्ट का। लेकिन अगर कोई गलती हो गई तो वो बाकी सब पे ब्लेम लगाना शुरू कर देगा। तो ये होता है सेल्फ सर्विंग बायस। फिर हम आते हैं लास्ट वाले पे जो है डनिंग क्रूगर इफेक्ट। तो डनिंग क्रूगर इफेक्ट को आप देख ही सकते हो, डनिंग क्रूगर ने डिस्कवर किया था। तो पीपल व्हेन दे थिंक दे आर स्मार्टर एंड बेटर देन एवरीवन एल्स। तो ये काफ़ी कुछ ऑप्टिमिज्म बायस की तरह है, लेकिन यहाँ पे बस ये है कि काफ़ी सारे लोग होते हैं जो वो मान के चलते हैं कि वो ज़्यादा स्मार्ट हैं, वो ज़्यादा बेटर है। वो ये नहीं सोचते कि वो ज़्यादा लकी हैं, वो मानते हैं कि मुझ में ज़्यादा कैपेबिलिटी है बाकी सबसे। तो ये होता है डनिंग क्रूगर इफेक्ट। और इसमें एक और पॉइंट था ना, इसमें ये एक पॉइंट था कि इसको अवॉइड कैसे करते हैं। अब यार देखो, मैंने तुमको ये सब जब ये सारी चीज़ें मैंने समझा दी हैं, तो बस इन्हीं सब का रिवर्स कर लेना और वो आपको समझ जाओगे, खुद ही समझ जाओगे कि इनको अवॉइड कैसे करते हैं। जैसे कि रिवर्स करने का मतलब क्या है, आपने देखा कि यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ लोग स्मार्टर हैं और बेटर हैं बाकी सबसे, बस वहाँ ये लिख देना कि ह्यूमिलिटी होनी चाहिए और हम ये ना सोचे कि हम ज़्यादा स्मार्ट है, ज़्यादा बेटर है ना। और हमको सबको ब्लेम नहीं करना चाहिए, और जब क्रेडिट मिले तो हमें खाली अपने तक नहीं रखना चाहिए, हमें सब में डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। तो इन सबका ऑपोजिट करते जाना और लिखते जाना, ये इसका आंसर आराम से बन जाएगा। आपको इसको अलग से पढ़ने या रटने की ज़रूरत नहीं है, इसका आंसर इन्हीं में लिखा है, ठीक है। बस इन्हीं को पढ़ लेना और इसका रिवर्स कर देना, आपको पता चल जाएगा कि कॉग्निटिव बायस को अवॉइड कैसे करते हैं।
तो ये होता है कॉग्निटिव बायस। और अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो जो जिसका नाम है ट्राइबलिज्म। तो ट्राइबलिज्म पे आते हैं कि ट्राइबलिज्म में क्या होता है ना, ये लॉयल्टी या फिर प्रेफरेंस गिवन टू पीपल ऑफ आर ओन कल्चर ओवर अनदर पर्सन। तो ये एक कंडीशन है, ये टाइप ऑफ पीपल हो सकते हैं ना, कि एक ट्राइब आपने सुनी होगी कि एक ट्राइब होती है, या फिर काफ़ी लोगों में, काफ़ी कंट्रीज़ में बहुत सारी ट्राइब्स होती हैं। तो उसमें जितने लोग होते हैं, ट्राइब के मेंबर होते हैं, वो सब अपने ट्राइब के लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं बाकी सारे लोगों के कंपैरिजन में। तो इसको कहते हैं ट्राइबलिज्म। तो ट्राइबलिज्म गिवन मीनिंग इज सब्जेक्टिविटी या फिर अ वे ऑफ बीइंग अ पार्ट ऑफ अ सोशल फ्रेम वेयर कम्युनिटीज आर बाउंड सोशली। तो इसका मतलब ये होता है कि ट्राइबलिज्म में जितने लोग होते हैं ना, उसको उनको बेसिकली एक वे मिल जाता है रहने का अपने अपनी कम्युनिटी के अंदर, जिससे वो अपनी कम्युनिटी या फिर वो अपने सोशल फ्रेम में ही बाउंड होकर रह जाते हैं, है ना। तो वो सब सेम बिलीफ में ही बिलीव करेंगे, सेम चीज़ों में खुद ही को कंसिडर करेंगे। अगर कोई चीज़ उनके लिए बेनिफिशियल है या फिर सबके लिए बेनिफिशियल है, तो वो सबको देने के बजाय अपने ज़्यादा सबसे ज़्यादा चीज़ें अपनी ट्राइब में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहेंगे, अपनी कम्युनिटी के लोगों को देना चाहेंगे। तो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ लेना। पहली होती है कि कॉमन टोपोग्राफी। इसका मतलब कि जो ट्राइब्स होती है ना, ज़्यादातर उनमें ये पाया जाता है कि वो एक ही जगह को बिलोंग करती हैं। और ये सही बात है, सारी ट्राइब्स एक ही जगह पे रहती हैं। अगर अफ्रीकन ट्राइब है तो वो अफ्रीका में मिलेगी, इंडियन ट्राइब है तो इंडिया में मिलेगी, है ना। और सेंस ऑफ यूनिटी, उसमें जितने लोग होते हैं ना, उनको सेंस ऑफ यूनिटी रहती है कि हम सब एक ही हैं, हमारी ट्राइब है, कि हम जितना ज़्यादा एफर्ट करेंगे वो हमारी ट्राइब के एक यूनिटी को बढ़ाने में करेंगे। फिर एंडोगैमस ग्रुप। इसका मतलब ये होता है कि जो कम्युनिटी होती है वो चाहती है कि जितनी मैरिजेस और जितनी ये सारी चीज़ें हो, कम खासकर मैरिजेस, ये सब उनकी ट्राइब के अंदर ही हो। ठीक है, इसको कहते हैं एंडोगैमस ग्रुप। फिर आता है कॉमन डायलेक्ट। मतलब इन सबका जो बोलने का तरीका है ना, एक्सेंट है, डायलेक्ट कहते हैं। तो ये सब सिमिलर होगा। वहाँ पे जैसे बिहारी लोग ले लो, वो सब लोग के सेम तरीके होते हैं बोलने के। अफ्रीकन लोग ले लो, सबके सेम प्रोनाउंसिएशन होंगे सेम वर्ड के। तो आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो है ब्लड रिलेशनशिप। ब्लड रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि ट्राइब के अंदर जितने लोग हैं ना, वो सब ब्लड रिलेटिव्स होते हैं। या फिर मानो कि कोई भाई बहन है या फिर पूरी एक फैमिली है। वो एक फैमिली ऑफकोर्स एक ट्राइब की फैमिली होगी, है ना। उस फैमिली में जितने लोग होंगे वो सभी एक ट्राइब को बिलोंग कर रहे होंगे। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक होता है ट्राइब्स का, कि वहाँ पे जितने लोग हैं वो यूजुअली ब्लड रिलेटिव्स होते हैं। कॉमन कल्चर, सब अब एक फैमिली है, एक ही ट्राइब है, तो फिर कॉमन कल्चर भी होगा। और सब लोग खुद को इक्वल मानते हैं। ठीक है, तो ये आपका ट्राइब्स हो गया, इसमें चाहो तो बना के लिख सकते हो। और फिर हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है पॉलिटिक्स। यार पॉलिटिक्स मुझको तुम लोग को एक्सप्लेन करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी आ जाते हैं, क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें लिख रखी हैं, तो फिर मैं इन्हीं के बेसिस पे एक्सप्लेन कर पाऊंगा। ठीक है, तो द सेट ऑफ एक्टिविटीज़ दैट आर एसोसिएटेड विद मेकिंग डिसीजंस और अदर फॉर्म्स ऑफ पावर रिलेशंस अमंग इंडिविजुअल्स, लाइक लाइक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज और स्टेटस। तो कुछ एक्टिविटीज़ जिससे हमको डिसीजन बनाने में काफ़ी बड़े लेवल पे, नेशनल लेवल पे डिसीजन बनाने में, या फिर ऐसे कुछ एक्टिविटीज़ जैसे कि हमको डिस्ट्रीब्यूशन करना है, चाहे वो रिसोर्सेज हो चाहे स्टेटस हो। तो इन चीज़ों के लिए जो एक्टिविटीज़ लोग करते हैं, जिनको कहते हैं पार्टी के लीडर्स, वो क्या करते हैं, उसको पॉलिटिक्स कहते हैं। ठीक है, इन एवरीडे लाइफ, जो रोज़ की लाइफ है, अगर हम उस डेफिनेशन में लेना चाहें, तो पॉलिटिक्स रिफर्स टू द वे कंट्रीज आर गवर्नड एंड टू वे द वे टू गवर्नमेंट द वे द गवर्नमेंट मेक्स रूल्स एंड लॉज। तो बेसिकली अगर आप रोज़ ऐसे स्टैंडर्ड भाषा में कहें, इन अदर वर्ड्स, पॉलिटिक्स का मतलब वो तरीका होता है जिससे कंट्रीज गवर्न की जाती हैं और गवर्नमेंट रूल्स या लॉज बनाती है ना। इन अदर वर्ड्स, social institution through which power is acquired and exercised by certain individuals and groups। तो दूसरे शब्दों में कहें तो फिर पॉलिटिक्स ऐसी कुछ इंस्टीट्यूशंस होती हैं, माने कि कुछ जगह या फिर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। ऑर्गेनाइजेशन मतलब यूजुअली गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस ही होती हैं, जहाँ पर जितनी पावर होती है ना उन लोगों के हाथ में, वो सब एक सर्टेन इंडिविजुअल के हाथ में होती है या फिर एक सर्टेन ग्रुप के हाथ में होती है। जैसे पीएम को ले लो, है ना, वो अपनी पावर्स को एक्सरसाइज कर सकता है ना, और पूरी फ्रीडम के साथ एक्सरसाइज कर सकता है। तो पीएम का जो इंस्टीट्यूशन है, जो नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, वो उसका सोशल इंस्टीट्यूशन होगा, और वो यहाँ पे पॉलिटिक्स कर सकता है। फिर आता है एक्टिविटीज़ विद इन पॉलिटिक्स। एक्टिविटीज़ का मतलब पॉलिटिक्स से हम की जितनी जितनी चीज़ें एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली एक्टिविटी क्या है कि हम ह्यूमन बिहेवियर को रेगुलेट करते हैं। मतलब कि जो स्टैंडर्ड ह्यूमंस हैं हमारे सिविलाइजेशन के अंदर, वो कुछ चीज़ें नहीं कर सकते, अंदर लॉज बना रखे हैं। चोरी नहीं कर सकते, मर्डर नहीं कर सकते, रॉबिंग नहीं कर सकते। ठीक है, ये सारी चीज़ों को रेगुलेट करते हैं हम लोग ह्यूमन बिहेवियर को लॉज के थ्रू। तो ये राइट्स ऑफ सिटीजन को प्रोटेक्ट करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर लेते हैं। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं तो लॉज भी क्रिएट करते हैं ना, ऑफकोर्स। और प्रोवाइड सोशल एमिनिटीज़, काफ़ी सारी सोशल एमिनिटीज़ भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि अभी आपने सुना होगा वो मोदी की गारंटी वो चल रहा है ना, 13.5 करोड़ फैमिलीज़ को खाने पीने की सुविधा प्रोवाइड कराई है। फिर मुझे पता तो नहीं, लेकिन इतना ही मैंने सुना है। तो ये सारी सोशल एमिनिटीज़ में आ जाता है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है। ठीक है, तो प्रोटेक्ट्स द स्टेट अगेंस्ट फॉरेन अग्रेशन। फॉरेन अग्रेशन का मतलब अभी जो यूक्रेन और
इसराइल में जो वॉर्स चल रही हैं तो वो सब फॉरेन अग्रेशन में आ जाती हैं। और इंडिया की गवर्नमेंट अपने पूरे इंडियन नेशन को उनकी अग्रेशन से प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ करती हैं। उन एक्टिविटीज़ को हम पॉलिटिक्स भी कह सकते हैं, है ना। तो यही सब इस पॉइंट में आ जाता है, प्रोटेक्ट्स द स्टेट अगेंस्ट फॉरेन अग्रेशन। स्टेट का मतलब पूरी कंट्री, पूरी बॉडी जो उनकी गवर्नमेंट के अंदर में आती है, और इंडियन गवर्नमेंट के अंदर पूरी बॉडी आती है उसको इंडिया ही कहते हैं, ठीक है। तो प्रमोट जनरल वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, जो सोसाइटीज है उनका जनरल वेलफेयर को प्रमोट करें, इसको भी पॉलिटिक्स की जा सकती है। और लॉ एजुकेशन के लिए पॉलिटिक्स करी जा सकती है। और आखिरी पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट कैन कंडक्ट इलेक्शंस, तो गवर्नमेंट अपने इलेक्शंस कंडक्ट कर सकती है। तो इसी के साथ आपकी यूनिट 4 भी खत्म होती है। और होमवर्क के लिए यार मैं आपको सिर्फ 2 चीज़ें दूंगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉलिटिक्स देख लेना, क्योंकि जो मैंने आपको पॉलिटिक्स समझाई है इसके फैक्टर्स आप खुद ही समझ जाओगे और वहाँ पे लिख भी पाओगे। लेकिन फिर भी एक बार रीड कर लेना कि वो आपका कंप्लीट हो जाए, पॉलिटिक्स कंप्लीट हो जाए। और प्रैक्टिस कर लेना थोड़ी क्रिटिकल थिंकिंग में, और कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स देख लेना, कुछ ऐसी सिचुएशंस या फिर सिनेरियोज देख लेना जहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और इसी के साथ इस वीडियो की होती है हैप्पी एंडिंग और बेस्ट ऑफ लक।